अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है आपकी खिदमत में। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। 17 दिसंबर दिन है आज जुमेरात का। और ख़वातीन और हज़रात, बस अब ये 2020 ख़त्म होने में फ़कत 14 दिन रह गए हैं। 2 हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते बाद वी विल बी फ्री ऑफ 2020 पार्टी। बिल्कुल शफात, क्योंकि 2020 का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था और जब 2020 आया तो सब कहते हैं कि भाई कब ये 2020 ख़त्म होगा। अल्लाह करे शफात कि जो कुछ हमने इस 2020 में देखा है हम आगे, क्योंकि शफात बाकी अब देखें ना, बारिशें कराची में जैसी बारिशें 2020 में हुई हैं पहले कभी नहीं, मतलब पहले हुई हैं लेकिन बहुत सालों पहले। क्या तबाही मचाई है कोरोना। ज़्यादा नहीं, यही कोई 100 साल पहले, यही कोई 100 साल पहले कराची में ये बारिशें हुई जनाब। मुल्क में सैलाब हो, दीगर आफात हो, और ऐसे बहुत सारे लोग जो हमें बहुत अजीज़ थे, हमारे चैनल्स के, हमारे शोज़ की, हमारे मुशायरों की, हमारी अदबी सरगर्मियों की रौनक थे, वो इस साल हमसे बिछड़ गए। और ऐसे ये सिलसिला अभी तक जारी है। कोरोना की वबा थमने का नाम नहीं ले रही, इसके एग्रेशन में इजाफा होता जा रहा है और हर आने वाले दिन के साथ हमें एक नया नंबर सामने आता है। और अफसोस की बात ये, कई ऐसे लोग जिनसे हमारा वास्ता पड़ता रहता है, जिनसे बातचीत होती रहती है, वो भी इस कोरोना की वबा में एक नंबर बनकर रह जाते हैं, एक स्टेटिस्टिक बनकर रह जाते हैं। बिल्कुल शफात, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात है कि हम जब अपने प्यारों को देखते हैं और जब वो जिस तरीके से कोविड जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वायरस, तो हमें हमेशा ये परेशानी रहती है कि अल्लाह पाक इनकी हालत ख़राब ना, खुदा ना खास्ते ज़रा सी प्रॉब्लम भी होती तो वी कैन अफोर्ड इट। लेकिन आप उन आवाम का सोचें जो कि बाहर निकल रहे हैं और अभी भी निकल रहे हैं। आप मॉल्स में चले जाएँ, स्कूल्स बंद हैं लेकिन ख़वातीन बच्चों को मॉल्स लेके आई हुई हैं। हर क्या जगह कहा जा सकता है जनाब। और ये सब कुछ और बहुत कुछ आपके साथ शामिल करना है। ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोबाइल फ़ोन्स बनाने के हवाले से अब एक कौमी पॉलिसी बन चुकी है, इस हवाले से भी बात करेंगे। बहुत कुछ है। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। अर्तुगरुल गाजी में साजिशों का मुकाबला करने वाली इंडियन अल्तान पाकिस्तान में साजिश का शिकार। मेजबान काशिफ जमीर धोखेबाज निकला। इंडियन अल्तान को भी $5 करोड़ का चूना लगा दिया। मुलजिम पुलिस को फ्रॉड और कार चोरी समेत 8 मुकदमात में मतलूब है। खातून पुलिस अफसर से मोबाइल पर दोस्ती मुलजिम को महंगी पड़ गई। एसएचओ ने इंतहाई मतलूब मुलजिम से दोस्ती का ड्रामा करके कानून के शिकंजे में ले लिया। मुलजिम ने 15 रोज कबल एक शहरी के घर में चोरी करके लाखों मालियत का सामान लूटा था। परिंदे पालना कई लोगों का शौक है, लेकिन घरेलू खवातीन के लिए ये एक अच्छा जरिया आमदन भी बन सकता है। पेशावर के एक शहरी ने घर में 80 से ज्यादा लव बर्ड्स पाल रखे हैं। नायाब लव बर्ड की कीमत मार्केट में 1 लाख से ज्यादा है। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी और पिछले दिनों आपने देखा कि वो ड्रामा सीरियल जो कि पाकिस्तान में बहुत शौक से देखा गया, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है, अर्तुगरुल गाजी की हम बात कर रहे हैं। शफात इनको एज ए स्टेट ने भी इनको ऑफ़र की थी कि वो आएँ और एज ए स्टेट गेस्ट जो है पाकिस्तान में आएँ, दौरा करें और पाकिस्तान देखें कि पाकिस्तानी लोग उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जनाब हुआ ये कि वो आए एक प्राइवेट विजिट पे एंड वी वर सो एक्साइटेड अबाउट इट कि जी वो प्राइवेट विजिट पे आए हैं, पाकिस्तान देखेंगे, उनको पता चलेगा कि पाकिस्तानी उनसे कितने मोहब्बत करते हैं। लेकिन हो गया कुछ पुठा। मदीहा प्राइवेट विजिट नहीं, ये एक स्पॉन्सर्ड विजिट था। हुआ ये जनाब के मारूफ टिकटॉक स्टार जो हैं काशिफ जमीर साहब, काशिफ जमीर जनाब अपने सुनहरे बालों और अपनी सोने की चेन्स की वजह से पाकिस्तान भर में जनाब वो एक सेंसेशन बने हुए। लोग उनको और वो जो पर्पल सोफों पे बैठ के जो वीडियोस बनाते हैं शेर के बच्चों के साथ, तो हर बंदा यही समझता है कि जी ये तो कोई खरबों-पति इंसान है जिसके पास मतलब पैसा ऐसा है कि बाल्टियों में शायद भरा हुआ होगा। जब अर्तुगरुल गाजी मतलब जब इंडियन आए थे पाकिस्तान में, तो उनकी जो वीडियो जो वायरल हुई थी तो यही कह रहे थे कि भाई देखें ये फलाने पेंट के ओनर्स हैं, ये फलानी चीज़ के ओनर्स हैं। तो बड़ी बड़ी खबरें ऐसी भी सामने आ रही थी, तो वो ऐसी किसी चीज़ के ओनर नहीं है। ये सुने, हुआ ये कि ये साहब इसी तरह इन्होंने एक टिकटॉक पे चैलेंज डाला, जैसे कि लोगों का ट्रेंड है, उन्होंने टिकटॉक पे चैलेंज डाला इंगिन अल्तान को। और उसके बाद हुआ ये कि वहाँ तुर्की में किसी बंदे ने इनको देख लिया और उसने कहा कि यार मैं आपका ये चैलेंज जो है इंगिन अल्तान के साथ एक्सेप्ट करवा सकता हूँ, आप फ्लाई करें।
वो एक स्पॉन्सर के साथ वो रुके लाहौर रुके 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 वो जो एक वीडियो थी जिसमें वो कह रहे थे कि पहले हम जाके अर्तुगरुल को बचाने जाएंगे, वो वाली वीडियो जो आपने एक शेयर भी की वो तो खैर बीच में इन्होंने खुद बनाई, लेकिन हुआ ये कि ये यहाँ लाहौर से एक स्पॉन्सर को अपने साथ लेके एंगन अल्तान को एक अंगूठी पहनाने गए यहाँ से तुर्की। अब ये शख्स हुआ जिसके ऊपर टोबा टेक्सिंग में एफआईआर हैं, ये वो शख्स है जो कि अदालत से मफरूर है, ये वो इनका एक पूरा रिकॉर्ड है, इवन व्हेन ही वाज वेरी यंग तब से क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर आने इंसान जाने लगा रहता है इन साहब का। और ये साहब जनाब तुर्की जाते हैं, तुर्की जाके ये अर्तुगरुल गाजी से मुलाकात करते हैं, उनको अंगूठी पहनाते हैं। टिकटॉक पे वो वीडियो पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेंड बन जाती है जनाब। और उसके बाद वीडियो का अगला हिस्सा यानी कि अर्तुगरुल गाजी ने पाकिस्तान आना है, लाहौर आना है, और जब वो आते हैं तो जनाब क्या क्या होता है वहाँ पे। $1 मिलियन की डील होती है, उसमें से आधे पैसे दिए जाते हैं और बाकी आधे पैसे उनके कमाने का प्लान क्या था कि जी जो इर्द गिर्द की जो ऑब्वियसली पंजाब के लोग जो हैं वो बड़े एक्साइटेड है अर्तुगरुल गाजी को लेके, वो पैसे भी निछावर करते हैं, वो तो एक तस्वीर के लिए भी पैसे एक तस्वीर के लिए 1-1 करोड़ रुपया तक मांगा गया। शफात फिर बोला गया जी आपके आसपास की शादियों ने तुम शादी के इवेंट में भी ले आते हैं, बस पैसे आपने हमें ठीक ठाक दे रहे हैं। तो ये निहायत ही अफसोसनाक बात शफात, टर्की एक ऐसा मुल्क जब हम वहाँ पे जाते हैं तो जितनी मोहब्बत पाकिस्तानियों से करते हैं, आई एम श्योर उनको भी यही लगा होगा कि पाकिस्तानी इतनी मोहब्बत करते हैं, ऑफ कोर्स वी डू, एक बार वाकई से बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है, हमने इनका ड्रामा भी बड़ी अच्छी तरीके से फॉलो किया हुआ है। लेकिन जब वो आई हैं और फिर एक शख्स ने इनको बुलाया, पैसों का वादा किया, आधे पैसे उनको नहीं अदा किए, वो दौरा अधूरा छोड़ के चले गए, तो वो क्या उनको लगेगा कि पाकिस्तान में ऐसा, और वो ऐसा शख्स है जिसकी बात से लोगों के साथ तस्वीरें हैं, हमने देखा नवाज शरीफ साहब के साथ इनकी तस्वीरें, फिर अभी जब इस हालिया दौरे में तो इनकी मुलाकात जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब से देखे ना, मतलब साथ बैठे हुए उनके, तो उनको तो ये लगेगा ना कि बड़ा बासर आदमी है। अब आप बताएं क्या इमेज बनी होगी पाकिस्तान की। मदीहा ये एक सवाल है, ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे कारनामे कर जाता है, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली में उनके साथ खड़े हुए जी, और उसके मतलब आप ये चेक करें ना बंदे की अप्रोच, ये अगर इसको पुलिस अरेस्ट करने जाएगी और ये आगे लोगों को ये तस्वीरें दिखाएगा, वो क्या समझेंगे? वो यही समझेंगे यार हमारा कहीं तबादला ना हो जाए, वो ऑब्वियसली अवॉइड करेंगे। लेकिन अब इसमें हुआ क्या है, डिटेल्स क्या है, मेरे ख्याल में सारी डिटेल्स तुम्हारे पास भी नहीं है। हाँ, ये नईम हनीफ के पास है। अस्सलाम वालेकुम नईम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। नईम, ये इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, इतना बड़ा स्टार पाकिस्तान में आता है, वो घूमता है फिरता है और उसके बाद वो अपना दौरा अधूरा छोड़ के चला जाता है, ये एग्जैक्टली हुआ क्या? ये देखें, इसमें सिर्फ इस बात का तायुन करने की ज़रूरत है कि इसमें कसूरवार कौन है। हमारे वो इदारे कसूरवार हैं जिन्होंने क्लियरेंस दी या उनसे क्लियरेंस नहीं ली गई, और इतना बड़ा स्टार जो है वो पाकिस्तान लैंड कर गया और उसके साथ ये सारा हाथ हो गया। अब इसमें देखें, एंगन अल्तान जो हैं, अलमारूफ अर्तुगरुल गाजी, उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो काशिफ ज़मीर की बजाय किसी बाज़मीर शख्स की दावत पर अगर आते, और मुझसे गवर्नर पंजाब ने बात की जब ये सारा माजरा हो रहा था, तो उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार ये इतना बड़ा स्टार है, इतनी इसकी यहाँ पे जो लाइकिंग है, तो इसको तो स्टेट गेस्ट होना चाहिए था, तो हमें किसी ने बताया ही नहीं, ना ही मैंने मुख्तलिफ इदारों से भी बात की है, पता किया है, ना फेडरल में किसी को पता है, ना वजारत दाखिला में किसी को पता है, ना यहाँ पंजाब हुकूमत में किसी को पता है, तो ये किस तरह, ये किस शख्स की दावत पे आ गया। तो इस वक्त भी जो है वो इनका जो मेज़बान है, वो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो लाहौर के थाना गालब मार्केट की हवालात में बंद है, एक नए मुकदमे में, जो अभी हाल ही में उस पर दर्ज हुआ है, जो उसने कत्ल की धमकियां दी हैं किसी जर्नलिस्ट को, जो है वो इस सारे मामले की रिपोर्टिंग करने पर, वो इस वक्त भी बंद है और रिकॉर्ड याफ्ता है। और इब्तदाई तफ्तीश में उससे पूछा गया कि आपने किस तरह बुलाया एंगन अल्तान को, अर्तुगरुल गाजी को यहाँ पे, किस लिए बुलाया, तो उसने बताया कि मेरा एक ग्लास का बिजनेस है और उसकी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए और उसके फोटोशूट के लिए बुलाया गया। उन्होंने कहा कि कहाँ है आपकी ये आउटलेट, तो पूरे पाकिस्तान में उसके उस बिजनेस की कोई आउटलेट नहीं है जिसके लिए एंगन अल्तान को यहाँ पर उसने बुला लिया और जब गिरफ्तार किया गया, जैसे हम कह सकते हैं, और प्रोफेशनल और पक्के फ्रॉडी हैं। देखिए, ये जो है ना, ये एक आर्टिस्ट है बुनियादी तौर पर, और उसके बाद इसको बदमाशी का शौक है, तो करता ये है कि बदमाशों में ये आर्टिस्ट बन जाता है और आर्टिस्टों में जाके ये बदमाश बन जाता है। अच्छा, तो ये इस तरह का नहीं साहब, आपने ये मतलब काशिफ ज़मीनी का आई विश बाज़मीरी होता है, जैसे भी आपने बड़ा मजे का वर्ड इस्तेमाल किया, ये बताएं, क्योंकि ये पहला कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, ये जितना बड़ा फ्रॉड है ये आदमी, इसके खिलाफ तो पहले भी ऐसे मुकदमा दर्ज है, जरा उनकी भी थोड़ी बहुत तफसील बताएं, क्योंकि अभी भाई साहब ने नए नए काम शुरू नहीं किए, ये तो काफी पुरानी आदत है इनकी।
دیکھیں جو ہے نا انگن ہیں ارطغرل غازی اور کاشف کا ہے داغدار ماضی. تو پرابلم یہاں پہ یہ ہو گیا ہے کہ اس سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا یہاں پہ موٹر وے پہ وہ جو خاتون زیادتی کیس تھا, اس سے پہلے وہ جو عابد ملی ہے اس پہ اتنے مقدمات تھے. یہی ایک حیران کن بات تھی ہمارے لیے بھی, وہ اتنے مقدمات سے کس طرح سے بری ہو جاتا تھا. یہاں بھی صورتحال بالکل سیم ہے. 8 مقدمات جو ہیں اس سی این آئی سی پر, جو کاشف ضمیر کا سی این آئی سی ہے ان پر درج ہیں, ان میں 2 سے 3 مقدمات میں وہ اشتہاری ہیں. تو کس طرح سے وہ ان مقدمات سے نکل آتے تھے, کس طرح سے وہ اتنا راول پنڈی کی ابھی جو گرفتاری کل رات کو ہوئی ہے ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی گرفتار ہوئے ہیں, وہ راول پنڈی کے بدنام زمانہ جو ہیں قبضہ مافیا کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ اریسٹ ہو گئے ہیں. اتفاق سے جب ریڈ کیا گیا تو وہ لوگ بھی وہاں موجود تھے اس کے ڈیرے کے اوپر. تو صرف پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ اگر پہلے ہی اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا اور اسے ایکسپوز کیا جاتا. اصل میں یہ جو آپ تصاویر دیکھ رہی ہیں, جتنی تصاویر کاشف ضمیر کی بااثر شخصیات کے ساتھ, مجھے ایک بات بتائیں, یہ 4 کلو سونا پہنتے ہیں اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز میں, انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے 4 کلو سونا جو ہے نا, جو انہوں نے چینز پہنی ہوئی ہیں. پھر ان کا ایک گھر بھی ہے, انہوں نے شیر بھی پالے ہوئے ہیں. یہ باتیں حقیقت ہیں؟ پولیس نے کوئی چھان بین کی ہے؟ دیکھیں پولیس نے اگر چھان بین کی ہوتی تو یہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہی نہیں, اور آج ہمارے ملک کی اس طرح سے ظاہری بات ہے ایک سبکی نہ ہوتی. میرے خیال میں یہ کام بھی آپ کو اور مجھے ہی کرنا پڑے گا. وہ کسی وقت وہ شیر بھی میں نے تیزاب سے دھو کے دیکھنا ہے کہ نیچے سے وہ شیر ہی ہے یا کوئی اور نہ نکل آئے کوئی چیز. اور دوسری بات ہے جو گولڈ انہوں نے پہنا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی اطلاعات یہی ہیں کہ وہ گولڈ جو ہے وہ پانی چڑھا ہوا نقلی گولڈ ہے. بالکل نہیں, اس کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہے کہ بیسیکلی اسٹیل کی موٹی موٹی چین ہے جس پہ جو پانی بھی سنارے سے انہوں نے چڑھوایا وہ 1800 کا چڑھوایا, اور سنارے کو بھی پیسے نہیں دیے انہوں نے اس کے بھی پانی کے. مگر یہاں پہ مدیہ وہ ارطغرل غازی جو ہے نا وہ بالکل اصلی والا لے کے آ گیا. وہ کس طرح سے اس کو وہ شیشے کے بزنس کا بتا کے شیشے میں اتارا ہوگا, اور وہ شیشے میں اتر کے وہ ارطغرل غازی جو ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس سب سے پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے. اتنا بڑا سٹار پاکستان آ رہا ہے اور ہمارے اداروں کو پتہ نہیں ہے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ نہیں ہے, اور اسپانسر کون ہے اس کا بھی نہیں پتہ. یہ بڑی ویک اپ کال ہے بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے لیے, خاص طور پہ پولیس کے محکمے کے لیے. کوئی آپ کی بات ہوئی ہے کسی پولیس عہدیدار سے یا انٹیلیجنس افسران سے جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی انسائٹ شیئر کی ہو اس حوالے سے؟ دیکھیے مجھے پتا تھا کہ آپ کے صبح سوالوں کا جواب دینا ہے, اور میں تو پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوں. آپ سے بڑا مجھے وہ ایک گھبراہٹ بھی ہوتی ہے آپ کے سامنے بیٹھتے ہوئے. میں نے ابھی جو ہے وہ انویسٹیگیشن آفیسر سے بھی بات کی, ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے بھی بات کی ہے. تو یہ بالکل جس نتیجے پہ شفاعت آپ اور مدیہ پہنچ چکے ہیں, یہ کرمنل ریکارڈ یافتہ شخص ہے, یہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کا سارا دھندا ہے, اور اس طرح کی سیلیبریٹیز کی آڑ میں وہ کیا جا رہا ہے, اور یہ بڑا بر وقت کاروائی ہو گئی. مگر اس سے پہلے جو عجیب سی بات یہ ہے اور قابل فکر بات یہ ہے کہ کسی ادارے سے جو ہے وہ این او سی نہیں لیا گیا, کسی ادارے سے جو ہے وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں لیا گیا, ایون سیکیورٹی کلیئرنس تک نہیں تھی. انگن الطان اتنا بڑا جو سٹار ہے, یقیناً پاکستان میں وہ ڈرامہ جب سے وزیر اعظم پاکستان نے اس کردار کی تعریف کی, جب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جو ہے اس ڈرامہ کی تعریف کر دی, تو پورے ملک میں یہ ڈرامہ اس قدر دیکھا گیا کہ بچوں سے لے کے بڑوں اور خواتین کردار کو سرایا, اور ارطغرل کو تو لوگوں نے اپنا ہیرو مانا ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ ایگزیکٹلی میڈیا کے سامنے آیا کیسے؟ کہ ارطغرل غازی نے جو انگن الطان ہے, کیا انہوں نے شکایت کی؟ کسی نے تو رپورٹ کیا ہوگا جو پتا چلا ہوگا کتنا بڑا فراڈ ہوا ہے. دیکھیں وہ ایگریمنٹ کی کاپی بھی کل ہم نے جو ہے وہ بریک کی تھی ARY نیوز پہ. وہ جو ہے وہ $1 ملین کا ایگریمنٹ تھا. $80,000 وہ اس ایجنسی کے فیس تھی جس نے انگن الطان کو جو ہے وہ بک کروایا کاشف ضمیر کے لیے. تو ساری ریل پیل پیسے کی تھی, لیکن انگن الطان اس معاملے میں انوسنٹ ضرور تھے, مگر چونکہ ترکی کا ایک اپنا نظام ہے اور وہاں کے آرٹسٹوں کا ایک اپنا سارا وہ جو SOPs ہیں, ان کو بھی اگر پروفیشنلی دیکھا جائے تو یہاں کی سیکیورٹی کلیئرنس اور اس جو شخص ہے جو میزبان ہے اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا ماضی اور سارا اس کا کریکٹر چیک کر کے آنا چاہیے تھا. تھوڑا سا اس حوالے سے ان کی مسٹیک, اور یہ بات اس طرح سے نکلی کہ باقی جو
$5 लाख थे, उसकी अदायगी के हवाले से थोड़ा डिस्प्यूट हुआ, जिससे ये बात जो है वो थोड़ी बाहर निकली और वहाँ पे जो सिक्योरिटी साथ चल रही थी प्राइवेट और वहाँ पे जो बाउंसर साथ चल रहे थे उनके जरिए ये बात थोड़ी सी बाहर निकली कि इंगन की जो टीम है वो इससे डिमांड कर रही है बाकी पैसों की, और ये आए बाएं शाएं से काशिफ ज़मीर काम चला रहा है, और जिस पर इंगन अल्तान जो है अपना दौरा जो है वो अधूरा छोड़कर वापस चले गए, क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मिलने के ख्वाहिशमंद थे। जी कितनी ऑलरेडी पेमेंट दे दी गई थी बताइएगा? $1 मिलियन की ये डील थी जो है इंगन अल्तान उर्फ अर्तुगरुल गाजी को पे किएगा। मैं छोटी सी बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इंगन की बहुत ज़्यादा तारीफ की, उसके किरदार की, अर्तुगरुल गाजी के किरदार की, उसी तरह इंगन अल्तान की जो ख्वाहिश थी पाकिस्तान आने के बाद, पहली ख्वाहिश वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश थी उनकी। उसके अलावा हमारे एक बड़े इदारे के चीफ से मिलने की उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, और वो बड़े फ़ैन थे इन दोनों शख्सियात के, और उन्होंने कहा भी काशिफ ज़मीर से कि, और काशिफ ज़मीर ने ये वादे उनसे कर रखे थे कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो इमरान खान भी उनसे मुलाकात करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सरबराह भी उनसे मुलाकात करेंगे। ये सारे वादे भी पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे थे यहाँ पे इंगन अल्तान को, और ये थोड़ी सी जो कशमकश थी उसी में वो मशकूक हो गया वो मेज़बान, और जिस पे वो उन्होंने पैसों की डिमांड की, और पैसे ना देने की सूरत में वो जो दौरा अपना बढ़ाना चाह रहे थे इस्लामाबाद, अफसोस की बात है, ये बहुत ही अफसोस की बात है, और मेरे ख्याल में वेकअप कॉल है हम सब के लिए कि एक इतना बड़ा स्टार, एक इतना बड़ा आर्टिस्ट पाकिस्तान आए और इस किस्म के हालात हों। ऑब्वियसली इसमें वो ऑफिस भी इन्वॉल्व है जहां उसने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई किया होगा, यहाँ पे जब वो अराइवल हुआ होगा, ये सब चीज़ें पहले से तय होनी चाहिए। वन लास्ट थिंग मुझे बताइएगा, क्या इसके वालिद का कारोबार के हवाले से पता चल सका है कि वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं? देखिए जो बज़ाहिर बड़ी क्विकली, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा, चाहूंगा क्विकली बता सकें, क्योंकि सुनने में आया कि इसके वालिद साहब कोई जज है मुबैना तौर पे। नहीं, इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। कोई प्रॉपर्टी जो है वो हाउसिंग सोसाइटी वगैरह का कारोबार बताया जा रहा है, लेकिन मंजरे आम पे अभी इस तरह की कोई चीज नहीं है, सिर्फ जुबानी जमा खर्च है वो जो सबके सामने आ चुका है और आपके सामने जो कुछ है सब जुबानी जमा खर्च है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो फ्रॉड किया गया, एक बहुत बड़े स्टार मतलूब था, और उसको गिरफ्तार करने के लिए कराची के थाना टीपू सुल्तान में तैनात जो खातून SHO थी जिनका नाम शराफत अली खान साहिबा है, उन्होंने हाजिर दिमागी से काम लिया। पहले तो उन्होंने डकैत का नंबर कर लिया ट्रेस, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए उनसे फ़ौरन पर बातचीत करना शुरू की। मुलाकात के लिए एक जगह का तयन भी किया गया, और जब वो मुलजिम जो कि पुलिस के हत्थे वैसे नहीं चढ़ रहा था मुकर्ररा जगह पर पहुंचा तो जनाब उसकी आ गई शामत। जनाब ये आइडिया जो है ना, ये गट्स भी मांगता है, ये इंटेलिजेंस भी मांगता है, और ये दिलेरी भी मांगता है, और वी आर सो प्राउड कि ऐसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हैं। SHO शराफत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू। वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपने ये जो एक्ट किया, आपने जिस तरह से इस बंदे को पकड़ा, ये आपने प्रॉपर प्लान किया हुआ था कि यार मैं इतना रिस्क लूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसको बुला रही हैं, वो वेपन लेके भी आ सकता था? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बात ये है कि पुलिस की जो ड्यूटी है वो रिस्क की ड्यूटी है, और ये जो हम जो ड्यूटी करते हैं ये एक इबादत समझ के हम ये ड्यूटी करते हैं। मेरे पास एक एप्लीकेशन आई तमीज़ ख़ान की कि मेरे घर से चोरी हुई जिसमें गोल्ड है, पैसा है, और गरीब ड्राइवर है वो बंदा। तो मैंने अपने जो है ना रिसोर्सेस लगाए कि ये मालूम करे कि किस तरह से कि ये कौन है, किस तरह इस तरह से चोरी की है। हमारे अपने ज़राए होते हैं, उसमें माशाल्लाह से यहाँ के जो लोग हैं टीपू सुल्तान के एरिया के लोग हैं, यहाँ के जो ख़वातीन हैं स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब हमें बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट को और ऐसे अफसरान को बहुत लाइक करती है, वो भी मेरी उसमें ज़राए में शामिल हैं। तो कुछ हमें जब इस लड़के के बारे में, इसने जब चोरी की तो ये चला गया ससुराल, इलाका छोड़ के। अच्छा। इस पर हमारी नज़रें थी। फिर जब ये एरिया में आया तो एक चीज़ होती है कि जब हम किसी का लोकेशन ट्रेस करते हैं तो अगर आप 16 आवर्स मोबाइल ऑफ रखते हो तो लोकेशन ट्रेस नहीं होता, ये मुसीबत आ जाती है, हमारी प्रॉब्लम होती है। और फिर इसके बाद जो है जैसे इसका मोबाइल ऑन हुआ
تو میں کنٹینیو اس کے ساتھ فون پہ لگی رہی. اچھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتی ہے, تو میں نے اس کو بتایا کہ میں ملیر 15 میں رہتی ہوں اور مجھے ایک بہت بڑی پرابلم ہے اور میری پرابلم آپ ہی وہ سولو کر سکتے. اس طرح سے باتیں کرتے کرتے اس کو مطلب میں نے باہر آنے پہ مجبور کر دیا کہ آپ مجھ سے باہر ملو. میں نے خود اس کو کہا اچھا اگر بینگ ایس ایچ او میں اس سے ملتی یا میں کٹ لگاتی وردی میں ہوتی تو یہ کبھی بھی یہ ملزم ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا کہ بہت شاطر ملزم ہے, بلکہ جو بھی اس طرح سے وارداتیں کرتے ہو تمام ملزمان شاطر ہوتے ہیں اور ان کے اپنے ریسورس ہوتے, ذرائع ہوتے جو ان کو پل پل کی خبر بھی دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے جس دن یہ ہوا واقعہ میں کنٹینیو اس کو کالیں کر رہے تھے تو میں نے اس کو ایک پوائنٹ دیا ریسٹورنٹ کا کہ آپ یہاں پہ آئے اور میں یہاں بس میں پہنچ رہی ہوں کریم ٹیکسی کر کے ملیر 15 سے. یہ اچھا میں پہنچ گئی. جب میں پہنچ گئی یہ نہیں پہنچا تھا, ظاہر ہے میں نے شکل تو اس کی نہیں دیکھی تھی, موبائل نمبر ہی میرے پاس تھا. اچھا میں نے اپنے جوانوں کو بس سادہ لباس میں اپنے آس پاس تعینات کیا ہوا تھا. موبائل میں نے بہت دور کھڑی کی تھی. ہو سکتا ہے 5 بندے آئے, 6 بندے آئے, ویپن سمیت آئے, کچھ بھی اس میں ہو سکتا ہے اس طرح کے. اس میں جب obviously ایک شخص نے اتنی بھاری ڈکیتی کی ہوئی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جی آپ پلیز کنٹینیو رکھیے گا. جی جی بالکل, جو اس طرح کی واردات کرتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو وہ جب میں وہاں پہ پوائنٹ پہ کھڑی تھی, اب میں ابایا میں تھی, ماسک میں نے پہنا ہوا تھا, تو یہ جب میں نے پھر اس کو کال کی, میں نے اس کو کہا کہ ایک لڑکی کی آواز بنا کے جیسے 16-17 ایج کی لڑکی ہوتی ہے, تو میں نے کہا کہ ہیلو مجھے بہت آکورڈ لگ رہا ہے اور بہت عجیب سا لگ رہا ہے. شرافت صاحبہ میں چاہوں گی کہ وہ جو آواز آپ نے بنائی تھی اگر آپ برا نہ بنائے تو ہمارے ساتھ بھی شیئر کر دیں کہ کس آواز میں آپ نے بات کی تھی. اچھا میں نے جب اس کو آواز بنا کے کال کی تھی, میں کہا جی السلام علیکم, دیکھیں مجھے بہت آکورڈ سا لگ رہا ہے اور عجیب عجیب لوگ ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں, پلیز آپ ذرا جلدی آ جائیے, میں بہت پریشان ہوں. اس ٹائپ کی میں نے آواز بنائی تھی. صحیح صحیح صحیح. اور جب یہ آیا تو یہ اکیلا آیا تھا یا اس کے ساتھ دیگر ساتھی بھی تھے؟ نہیں, جب میں نے جب اس کو کال کی تو ظاہر وہاں پبلک پلیس ہے, ہمارا یہ سروس روڈ ہے شارع فیصل کا, تو بہت سارے لوگ جا رہے تھے آ رہے تھے. میں نے پھر اس کو کال کی تو میں نے کہا کہ جیسے کال ریسیو کی اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے. تو میں نے اس کو نشانی بتائی تھی کہ میں ابایا بلیک کلر کے ابایا میں کھڑی ہوں گی اور میرا پاؤچ ہوگا اور میرے ہاتھ پہ موبائل ہے. پاؤچ میرے براؤن کلر کا میں نے اس کو بتایا تھا. تو اسے مجھے دیکھ لیا, میں نے نہیں دیکھا تھا. اس کو پھر میں نے کال کی کہ آپ کہاں, آپ مجھے ہاتھ ہلا کے اشارہ کر لے کہ آپ یہاں موجود ہو. تو اس نے اس طرح سے مجھے ہاتھ ہلایا. جب ہاتھ ہلایا تو میں نے اس کو بولا ٹھیک ہے آپ آگے آ جائیں. جب یہ آگے آئے تقریباً 2-3 منٹ تک ہم گفتگو کرتے رہے, تو میں نے اپنے جوانوں کو ایک سمجھایا تھا کہ جب میں اشارہ کروں تو آپ نے اس کو پک کرنا ہے, لینا ہے. تو پھر میں نے اپنے جوانوں کو باتیں کرتے کرتے اس کے ساتھ ایک اس طرح کا اشارہ یوں کیا کہ اس کو محسوس بھی نہیں ہو. تو بس وہ جو میرے جوان تھے انہوں نے بس اس کو اٹھا کے موبائل میں لے گئے اور تھانے لے کر آئے, اور وہاں سے پھر میں رکشے کے ذریعے تھانے پہنچے. صحیح. اچھا کتنی رقم اس سے برآمد ہوئی ہے یہ بھی بتا دیجیے گا. اچھا جب میں اس کو تھانے لے کر آئی اس سے 2,05,000 روپے کی رقم برآمد ہوئی ہے, اور موبائل فون برآمد ہوئی, ایک آئی فون ہے, ایک سیمسنگ کا ہے, ایک موٹر سائیکل ہے اس سے جو 2017 میں چوری ہوا تھا. پریڈی تھانے میں اس کی FIR ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ جب میں نے اس کو یہاں انٹروگیٹ کیا تو اس نے مجھے پھر بتایا کہ میں نے گولڈ جولر کے پاس بھیجا ہے. تو میں نے ٹائم ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ اس طرح کے کاموں میں ہمیں جلدی کرنی ہوتی ہے تاکہ دوسرا بندہ ہم سے بھاگ نہ جائے. صحیح. میں نے پھر ریڈ جو تھا وہ ایکٹیو کیا, اپنا ریڈ ریڈی کیا, اور پھر میں گئی اس جولر کو اٹھا کے لے کر آئی. جولر سے ہمیں گولڈ کے جو بندے تھے وہ برآمد ہوئے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ میری پہلی یہ ایکشن نہیں ہے. میں نے 2013 میں بھی ایسے کام کیا ہے, 2015 میں بھی ایسے کام کیا ہے. 2013 میں ویجیلنس انچارج تھی لائسنس برانچز سندھ کی,
غلام قادر تھے، وہ صاحب میرے سی سی پی او تھے، میرے ٹریفک کے ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے، سندھ تھے وہ. تو بدین سے ایک کمپلین آئی تھی بدین لائسنس برانچ کی کہ جو بدین کا جو سینئر کلرک ہے وہ جو ہے پوسٹ آفس میں پے نہیں جمع کر رہا ہے. جو لوگ لائسنس بنانے آتے ہیں، اس ٹائم تھا کہ جب لائسنس بناتے تھے تو جو ٹکٹ کے پیسے ہوتے تھے وہ پوسٹ آفس میں پے ہوتے تھے. تو میں نے جب سر نے مجھے یہ بتایا تو میں نے سر سے ریکویسٹ کی کہ سر مجھے جانا پڑے گا. تو میں بدین گئی اپنا گیٹ اپ چینج کر کے اپنی پرائیویٹ گاڑی میں. میں جب وہاں گئی تو نہ میرا لرننگ لائسنس بنا، نہ مجھ سے گاڑی کی ٹرائی لی گئی، اور میں آئی تھنک اس ٹائم مجھ سے کوئی 4-5,000 روپے لیے اس سینئر کلرک نے، اور میرا لائسنس 2 منٹ میں بن گیا. اور میں نے اس کی پوری ڈیٹیل پک کی اور رات میں پھر واپس آئی بدین سے شام میں. پھر دوسرے دن میں نے اپنے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو بتایا اور اس نے اس پہ قانونی کارروائی کی، اس کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوئی. پھر سیکنڈ جو تھا انکریڈیبل جی، یہ بڑی 2015 اچھی میں، بات ہے. اور سب سے زیادہ میرے خیال میں آپ کے گارڈز ہیں، آپ کی بہادری ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی اور کو بیٹ بنا کے آپ چھاپا کریں، آپ خود کو بیٹ بنا کے سامنے آتی ہے اور ملزم کو ہینڈز آن اریسٹ کرتی ہیں. کوڈوز ٹو یو اینڈ ہیٹس آف ٹو یو. آپ لوگ ایک زبردست کام کریں، وی آر سو پراؤڈ آف یو. بالکل شفاعت، اور ایک اچھی بات انہوں نے یہ بھی بتائی کہ اس علاقے کی جو خواتین ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ ہیلپ کی ہے ملزم تک پہنچنے میں، وچ از اے گریٹ تھنگ کہ جو خواتین ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اعتماد کرتے ہیں پولیس پر. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. اور اب بات کرتے ہیں ملک میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے ایگریشن کی. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران این سی او سی کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 71 افراد کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے، اور اس طرح سے ملک میں کرونا وائرس کے باعث انتقال کر جانے والوں کی تعداد اب 9,080 ہو چکی ہے. بالکل شفاعت، اور کل کے روز ہی تقریباً 40,000 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، اور ان میں سے 2545 افراد کے جو کرونا ٹیسٹ ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں. کرونا کی دوسری لہر دن بدن شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. اور کل ایک ہم دیکھنے کے آئے دن شفاعت، جیسے ہم شو کے آغاز میں بات کر رہے تھے کہ اب اپنے آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کرونا کی وجہ سے جو ہیں وہ جاں بحق ہو رہے ہیں. جی جناب، اور اب یہ ٹائم آ رہا ہے کہ جیسے ہم جون میں دیکھتے تھے کہ آپ فیس بک کھولتے تھے، آپ ٹویٹر کھولتے تھے، آپ کو کسی دوسرے یا تیسرے کامنٹ میں آپ کو کسی نہ کسی کے انتقال کی خبر شیئر ہو رہی ہوتی تھی، اور وہ دور واپس آ گئے. اٹس ویری انفارچونیٹ. اور اگین آپ سب سے درخواست ہے احتیاط کیجیے. بہت سارے ایسے لوگ، جیسے ہم نے شو کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ ایسے لوگ جو ہمارے عزیز رہے ہیں، ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہمارے ٹیلی ویژن کی، ہمارے مشاعروں کی، ہمارے فنون ادب کے، ہمارے ان سب صحافت کی وہ زینت رہے ہیں، اب وہ ایک سٹیٹسٹک بن جاتے ہیں، وہ ہلاک شدگان میں ان کا نام آ جاتا ہے. اسی طرح کا ایک نام طارق محمود صاحب، جو کہ معروف جرنلسٹ رہے ہیں، اے آر وائی سے بھی منسلک رہے ہیں، کئی دیگر ملکی اور غیر ملکی نشریاتی اداروں کے لیے انہوں نے کام کیا. کل رات وہ کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے، جو کچھ عرصے سے وینٹیلیٹر پر تھے. ملک بھر میں کرونا تیزی سے اپنے پنجے گاڑ رہا ہے. صوبہ سندھ بالخصوص کراچی سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. صوبے میں ایک دن میں 58 اموات ہوئی ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے. اس طرح صوبے میں مجموعی تعداد 3,222 تک اب جا کے پہنچ گئی، اور کراچی کے مختلف اضلاع میں مائکرو اور سمارٹ لاک ڈاؤن کے باوجود پابندی ہوتی بھی نظر نہیں آتی. اسکول کی چھٹیوں کے باوجود بچے گھروں سے باہر ہیں، پارکوں میں ہیں، بازاروں میں ہیں، مالز میں ہیں، دکانوں میں بازاروں سے زیادہ رش ہے، اور ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ کراچی میں مثبت کیسز کی تعداد اب 18.76%، جبکہ حیدرآباد میں 16.56%، پشاور میں 15.99% رپورٹ ہو رہی ہے. اور اسی طرح کراچی آگے نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پورے پاکستان خصوصی طور پر بڑے شہروں میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور اس جان لیوا وبا پر قابو پانے کے لیے
पूरी कौम का ताउन करना बेहद ज़रूरी है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ऐसी क्या वजह बन रही है कि हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं, बिलखसूस कराची, लाहौर, मुल्तान, यहाँ पे कोरोना बहुत तेज़ी से पंजे गाड़ रहा है? कुछ ऐसे है जी कि ये बीमारी चूँकि सांस के ज़रिए फैलती है, गुर्बत से फैलती है, तो जो गुंजान आबाद शहर हैं जहाँ लोग ज़्यादा हैं और एक महदूद रकबे में ज़्यादा लोग होंगे, तो उस सूरत में ये बीमारी फैलेगी। तो ये दुनिया भर में भी देखा गया है कि अक्सर औक़ात इसका फैलाव ज़्यादा तेज़ी से वहाँ होता है जहाँ लोग ज़्यादा हों या जहाँ गुंजान आबादी हो। तो इसी तरह ये हमारे मुल्क में जो शहर गुंजान आबाद हैं, आपने खुद ही जिक्र कर दिया, इस वक्त कराची में ख़ुसूसी तौर पर जो शरह है पॉजिटिविटी की वो हाई टीन्स में चल रही है, 18, 19, 20 इस रेंज में। तो ज़ाहिर है ये चीज़ इसी चीज़ की अक्कासी करती है। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें और भी ज़हन में रखनी है, वो ये कि जहाँ कहीं भी हम अपनी एहतियाती तदाबीर को अपना लेते हैं वहाँ इसमें कमी भी आ जाती है, और जहाँ हम इसको छोड़ना शुरू कर दें तो फिर ये तेज़ी से बढ़ना भी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है, ये ऐसी कश्ती है जिसकी जिसे कहते हैं ना, इसकी स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, जिस तरफ को करेंगे ये उस तरफ को हो जाएगी। थोड़ा सा वक्त लगता है। आज आप एक एक्शन करते हैं तो उसका फ़ौरन असर नहीं आता, चंद हफ्ते लगते हैं, लेकिन आ जाता है और बड़ा प्रेडिक्टेबली आ जाता है। और हम ये अपने मुल्क में ये सूरत हाल कम से कम इस्लामाबाद की हद तक तो नज़र आ रही है। इस्लामाबाद में जो स्टेटिस्टिक बता रहे हैं NCOC के, उसमें इस्लामाबाद में केसेस की तादाद कम हो रही है, उसी के साथ में रावलपिंडी में केसेस की तादाद बढ़ रही है। आपको लगता है कि क्या इस्लामाबाद में मौसर स्मार्ट लॉकडाउन है जिसकी वजह से तादाद कम हो रही है, या अभी भी इस्लामाबाद में ख़तरा मौजूद है? ख़तरा तो मौजूद है जी, जब तक ये मेरे ख्याल से सर्दियों की लहर गुजर नहीं जाती। इस दूसरी लहर के बारे में कुछ ज़्यादा कहना जिसे कहते हैं अक्लमंदी की बात नहीं होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें कुछ फ़र्क मुख्तलिफ़ शहरों में एक शहर से दूसरे शहर में दिखता है। अगेन उसका ताल्लुक या तो जो है हमारी जो जिस तरह से हम SOPs अडॉप्ट कर रहे हैं उसके साथ हो सकता है, शहर की आबादी कितनी गुंजान है, कितनी टाइट है, उसका तरीका क्या है, वहाँ लॉकडाउन्स किस तरह से मौसर तरीके से हो रहे हैं या नहीं, उसका भी ताल्लुक हो सकता है। कुछ अननोन फैक्टर्स भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे हाथ में चीज़ है, जिसके ऊपर हमारा बस है, वो हमारा अपना बिहेवियर है, अपना तरीक़ाकार है। अगर हम थोड़ा सा अपने आप को एहतियात अपना लें, थोड़ा सा फासला रख लें, मास्क का इस्तेमाल बेहतर कर लें, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक वो चीज़ जो कि हम कर सकते हैं हमारे हाथ में है वो है एहतियात। और जैसे दुनिया में, UK में, अमेरिका में और अब तो UAE में भी जैसे हमने देखा कि कोरोना वैक्सीन आ गई है, पाकिस्तान में भी वैक्सीन की जो बात की जा रही है, ये कब तक आ जाएगी डॉक्टर साहब, और क्या ये शहरियों को मुफ्त दस्तयाब होगी वैक्सीन? इंशाल्लाह 2021 की पहली तिमाही में जनवरी फरवरी मार्च इस टाइम फ्रेम में हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये वैक्सीन आ जाएगी और इंशाल्लाह मुफ्त फराहम होगी। वो वाली वैक्सीन जो हुकूमत के पैसे से आएगी वो यकीनन मुफ्त फराहम होगी। सर, जाते जाते ये भी पूछना चाहूँगा, गिलगित बल्तिस्तान में पॉजिटिविटी की शरह सिर्फ 1.8% आ रही है, क्या वहाँ पे मौसर इकदाम लिए गए हैं या लोगों की इम्यूनिटी है, लोग SOPs इख्तियार कर रहे हैं, क्या वजह है? मेरे ख्याल से जी इकदाम भी कुछ मौसर हुए हैं। फिर वहाँ जब बहुत शिद्दत से सर्दी आई है तो मूवमेंट वैसे बहुत कम हो जाती है। तो ये भी एक और प्रूफ है इस बात का कि हमारी मूवमेंट जो है, एक दूसरे से मिलना जुलना जो है, वो इस बीमारी को फैलाता या रोकता है। तो GB में यही मसला है या ये इस वक्त फ़ायदा है कि चूँकि सर्दी बहुत है तो वहाँ किसी किस्म की बहुत एक्सटेंसिव सोशल एक्टिविटी जो है वो मुमकिन ही नहीं रहती। तो उसके अलावा उन्होंने इकदाम Which again proves कि लॉकडाउन ही मेरे ख्याल में मौसर हल है इस सारे मामले का। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर फैसल सुल्तान, मुआविन वज़ीर आज़म इमरान खान के बराए सेहत हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे हम कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में, और बाखबर सवेरा में आते ही आपको ये बता दें कि कल बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है जनाब। पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनेंगे और मोबाइल फोन्स भी बनेंगे, मैन्युफैक्चर्ड मेड इन पाकिस्तान।
बिल्कुल शफात, हुकूमत की जानिब से लोगों को मुल्क में गाड़ियों की कीमतों में कमी की कल खुशखबरी सुना दी गई है। माहौल दोस्त इकदाम है जिससे फ्यूल की हम देखेंगे कि इंशाल्लाह बचत भी होगी। पेट्रोल की बजाय बिजली से चलने वाली माहौल दोस्त गाड़ियों की मकबूलियत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रही है और इंजन के बगैर इन कारों का इन्हिसार इलेक्ट्रिक बैटरी पर होता है। अब मसला शफात ये भी है कि हमारे यहाँ बिजली महंगी भी है और हमारे यहाँ लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी तमाम सूरत हाल में ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये सड़कों पर कैसे दौड़ेंगी? जी, ये एक सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी भी आगे आ गई है हमारे पास। आपको पता है, आप गाड़ी की जो बैटरियां चार्ज कराते हैं इसमें और जिस चार्जर ने हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वैसे ये भी एक साइंस है। तो इसी हवाले से मेरे ख्याल में विदाउट मच अडू चलते हैं फवाद चौधरी के पास। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत शुक्रिया फवाद वक्त देने के लिए। ECC ने फाइनली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। आपने कस्टम्स ड्यूटी को 15% जो ऑलरेडी थी आपने उसको ख़त्म कर दिया है। आपने जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी उसको 50% रिड्यूस कर दिया है। अब इस सारे इकदाम के बाद क्या इलेक्ट्रिक कारें आम आदमी की पहुंच में होंगी? सबसे पहले तो मुझे बड़ी इस बात के ऊपर फ़ख्र है और खुशी है। जब मैंने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चार्ज संभाला था तो उस वक्त जो हमारी EV पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती थी और उसके बाद हमने इसके ऊपर काम शुरू किया मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ और फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज भी जो है वो इसमें हमारे साथ आके मिली। और आज से 1.25 साल पहले हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे चला गया था। पाकिस्तान का साउथ एशिया में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत पीछे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं साउथ एशिया में। और हम ये समझते हैं कि अगले इंशाल्लाह 10-15 सालों में हमारा 20 से 30% जो हमारी ट्रैफिक है वो इलेक्ट्रिक के ऊपर चली जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी तेज़ी से बेहतर हो रही है। उसकी जो बैटरीज हैं आपने देखा होगा कि टोयोटा ने अनाउंस किया है, उन्होंने बैटरी बनाई है जो 500 किलोमीटर तक चार्जिंग की उसको ज़रूरत नहीं है। और आगे जिस तरीके से इस साल के आखिर तक या अगले साल तक हम ऐसी बैटरीज देखेंगे जो कि 1000 किलोमीटर भी चार्जिंग के बगैर जो है वो चलेंगी। लिहाजा इसका मतलब ये है कि बैटरी सस्ती हो रही है और उसकी जो ताकत है वो ज़्यादा हो रही है। इसके नतीजे में हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो ना सिर्फ ये कि जो है उनकी एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे बल्कि उनकी जो कीमत है उसके ऊपर भी बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे। और अब भी आप देखेंगे कि इससे कंपटीशन पैदा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का, कंबस्शन इंजन का, और उसके नतीजे में गाड़ियों की कीमतें जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर कम होना शुरू। सही। अच्छा चौधरी साहब आपने बहुत अच्छी की, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ बिजली महंगी भी और बिजली का बहरान भी है और ये गाड़ियाँ चार्ज भी बिजली से ही होंगी। तो इन मसाइल के होते हुए क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो पाकिस्तान में कामयाब हो सकेंगी? नहीं, बिजली का बहरान का उसकी कमी का मामला नहीं है। बिजली तो हमारे यहाँ इस वक्त तकरीबन आप समझिए कि 40% हमारी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ना होने की वजह से हम बिजली जो है वो पहुंचा नहीं पाते। तो बिजली जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ये नहीं है कि मुल्क में बिजली नहीं है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मसाइल हैं। बिजली की कमी जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक इसकी जो मामला है कि बैटरीज़ का, कि इसकी जो चार्जिंग का मामला है वो पेट्रोल से और इवन गैस से बहुत सस्ती जो है वो चार्जिंग पड़ती है। और जिस तरीके से ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है इसमें मज़ीद कमी आती जाएगी और जो हमारी जो चार्जिंग की कैपेसिटी है और स्पेशली आगे जो चार्जिंग स्टेशंस लग रहे हैं उनके साथ सोलर पैनल लग रहे हैं, यानी जो बिजली वहाँ पे आ रही है वो सोलर पैनल से आ रही होगी। तो उसकी जो चार्जिंग है वो और सस्ती हो जाएगी और आप देखेंगे कि इसकी जो कॉस्ट है इसकी चार्जिंग की वो भी बहुत कम हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फौजी साहब हमारे साथ मौजूद है, वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिक कार पाकिस्तान में क्या फ्यूचर रखती है, मारूफ ताजिर खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया हमें इस हवाले से हमारे साथ शामिल होने के लिए। ज़रा मुझे ये बताइएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक कार आपके इस्तेमाल में है क्या सहूलत है इससे, क्या आपको लगता है कि जी इसका फ़ायदा है और क्या फ्यूचर देखते हैं इसका? अच्छा, इस कार की, मेरी कार तो है SUV, ठीक है, इसका एक हैवी वेट है
لیکن کمپیریٹیولی یہ بہت اکنامیکل ہے. آپ اگر فیول گاڑیوں سے دیکھیں مجھے تقریباً 5 روپیز پر کلومیٹر اس کی کاسٹ پڑتی ہے چلانے میں. پلس اس کی ڈرائیو جو ہے ایک دفعہ آپ نے الیکٹرک کار چلا لی, دوسری گاڑی کی ڈرائیو اور اس گاڑی کی ڈرائیو ایون کوئی ہو لو اینڈ گاڑی بھی ہو, ابھی چھوٹی گاڑیاں بھی آ جائیں گی پاکستان میں, ڈرائیو پہ مقابلہ نہیں ہو سکتا اس کا. بہت کمفرٹ ہے. پھر اس میں اب جتنی بھی گاڑیاں بن رہی ہیں اس میں الیکٹرانک سسٹم بہت اپڈیٹڈ ہیں, پینلز اور تقریباً ایکسیسریز اس کی لیٹسٹ اس میں ڈلی ہوتی. تو لیکن جو ایشوز اس میں ہیں ہم لوگوں کو وہ ہیں چارجنگ کے, کہ چارجنگ اسٹیشن جو ہیں ابھی یہ فیول پمپس پہ لگا رہے ہیں, ابھی تقریباً 30 منٹس اس کے اوپر چارجنگ لگتی ہے. اگر میں شہر سے باہر جاتا ہوں تو گھر میں تو میں اپنے چارج کر لیتا ہوں ایزیلی, لیکن شہر سے باہر جب بھی میں جاؤں گا تو مجھے چارجنگ اسٹیشن پہ جانا ہے. ابھی فیول پمپس پہ لگا رہے ہیں 30 منٹس پر کار لگتے ہیں, اور یہ 1 یا 2 چارجنگ اسٹیشنز لگائیں گے فیول پمپس والے, اس سے اوپر نہیں جائیں گے, ان کے پاس اسپیس ہی نہیں ہے اتنی. اور اس کے اندر اگر وہ سارا دن بھی چلیں تو وہ 30 سے 40 گاڑیوں سے اوپر چارج کر ہی نہیں سکتے ایک دن. تو اگر یہ 20 to 30% کارز آ گئیں تو وہ تو اگر شہر سے باہر جائیں گے تو سمجھیں کہ ایک لمبی لائن ہوگی جس میں کہ گاڑی چارج ہوگی تو آگے جائے گی. اچھا خرم صاحب, جیسے تو اس کے ابھی لیے ہماری فواد چودھری صاحب سے بات ہو رہی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ جو چارجنگ اسٹیشن جو بنائے جا رہے ہیں وہاں پہ سولر پینلز بھی لگائے جائیں گے تاکہ زیادہ آسان چیزیں ہو جائیں, اور جو بجلی بھی وہ تھوڑی جو اس کی جس طرح سے اس کو چارج کرنے کا پروسیس وہ بھی تھوڑا سستا ہو جائے. تو کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ جی ابھی بھی ایون ابھی بھی جو ریٹس ہیں, میں آپ کو یہ جو چارجنگ ریٹ بتا رہا ہوں کمرشل پہ بتا رہا ہوں, گھر پہ مجھے اس سے بھی سستی پڑتی ہے. 5 روپیز جو ہے میں کمرشل چارجنگ کا اس کا بتا رہا ہوں. ابھی یہ چارج تو بہت زیادہ کر رہے ہیں, جو پمپس ہیں وہ تقریباً 50 روپیز پر یونٹ چارج کر رہے ہیں, حالانکہ جو گورنمنٹ سے لے رہے ہیں وہ 17-18 روپیز پہ لے رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ سولر پینلز کا تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ اتنے بڑا مثلاً کہ یہ اب 70 یونٹس ہیں وہ 30 منٹس میں چارج کرتی ہے, تو وہ سولر پینلز اس کے لیے بہت زیادہ چاہیے ہوں گے کہ وہ کیا ٹیکنالوجی آتی ہے. لیکن جو ایشو میں ابھی جو اڈاپشن میں جو ایشو ہے کہ اگر آپ شہر سے باہر نہیں جا سکتے تو وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ فیول پمپس لگائیں ریسٹورینٹس کے باہر, جو کہ ویسٹرن کنٹریز نے جو کیا ہے اسی کو فالو کریں. ابھی یہ جس طرح سے آل مارکیٹنگ کمپنیز کو دے رہے ہیں وہ ایک بڑا ہکپ بن جائے گا آنے والے ٹائم میں. ان کو چاہیے کہ یہ ریسٹورینٹس پہ دیں کہ میں گیا ہوں موٹر وے پہ, میں وہاں پہ ریسٹورینٹ میکڈونلڈس کے باہر چارجنگ پہ لگا دوں, میکڈونلڈس میں 30 منٹس بیٹھوں اور واپس آ کے گاڑی میں چلا جاؤں. اور وہاں پہ ایک بہت بڑی کاؤنٹ ہونی چاہیے چارجرز کی, کہ مثلاً کہ 8-10 چارجرز کم از کم فی الحال لگے ہوں. بعد میں جب جو جس طرح وہ ان کا پلان ہے نیکسٹ 5 ایئرس میں 20 to 30% گاڑیاں کرنے کا, تو وہاں پہ تو 40-50 چارجنگ اسٹیشن چاہیے ہوں گے. بہت بڑی ٹریفک ہے موٹر وے کی. بالکل جی, اور یہ ہونا بھی چاہیے. انفراسٹرکچر کی بہرحال ابھی بہت کمی ہے. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ خرم اعجاز موجود تھے جو کہ الیکٹرک کار میں بات کر رہے تھے. فی الحال پاکستان میں الیکٹرک کارز ایگزسٹ تو نہیں کر رہی ہیں, انفراسٹرکچر بنیادی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے, لیکن بدیا چارجنگ اگر آپ کے گھر میں ایک بڑا یو پی ایس لگا ہو ڈبل بیٹری کا, آپ کے مہینے میں بجلی کے 150 ایکسٹرا یونٹس لگتے ہیں صرف اس یو پی ایس کی بیٹری کی چارجنگ کے لیے. اب آپ امیجن کریں کہ آپ کی گاڑی روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے گھر میں چارج ہو رہی ہوگی تو بجلی کا خرچہ تے ہوگا جی واہ واہ. بالکل, یہ تو ہے بجلی کا خرچہ. لیکن ساتھ میں شفاعت ایک بات انہوں نے جو بھی کہی خرم اعجاز صاحب نے, وہ یہ کہ ٹھیک ہے جی الیکٹرک وہیکلز آ تو جائیں گی, ہم ان کو شہر سے باہر نہیں نکال سکیں گے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ٹھیک ہے موٹر وے پہ آرام سے بھرتی ہوئی فراٹے بھرتی ہوئی گاڑی جائے گی, کیونکہ جب تک چارجنگ اسٹیشن موٹر وے پہ بھی نہیں آئیں گے کافی زیادہ مشکل ہوگی. اور شفاعت کیپیسٹی بڑھانے کی بھی ضرورت ہوگی, مطلب یہ نہیں کہ ایک اسٹیشن بن جائے اور وہاں پہ ایک ہی گاڑی کی بیٹری چارج ہو سکے. گھر میں بھی جناب اسٹیشنز بنانے پڑیں گے, اور ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور ساتھ میں بہرحال الیکٹرک کارز از دی فیوچر. اور ایک بات میں اس سے بھی ایگری کروں گا کہ جو الیکٹرک کار کی جو آپشنز ہیں, جو اس کے اندر فیسلٹیز ہوتی ہیں, جو اس کا الیکٹرانک پینل ہوتا ہے, اٹ از انکمپیریبل ود اینی مینول کار. تو جناب یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جیسے بھی فواد چودھری بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے تو بتا رہے تھے کہ جناب یہ جو الیکٹرک وہیکل پالیسی ہے اٹ از آل ڈن, اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ سارا کام پچھلے 2 سالوں کے اندر ہی ہوا ہے. بالکل جی, اور اللہ کرے کہ آنے والے سال میں کام کمپلیٹ بھی ہو جائے, سڑکوں پہ نظر بھی آئے. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद भी हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है, जिसमें से कुछ एक ऐसे आइडियाज़ हैं जिसको लेके वो ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं वो घर बैठे हुए बड़े आराम से अच्छे पैसे कमा सकती हैं। और साथ में शफात जो टिक टॉकर्स के दीवाने हैं ना, हाँ जी, उनके लिए बेखबर हमारे पास जनाब। क्या खबर है? जनाब आपको पता है टिकटॉक की आगे एक वाज़े पॉलिसी आने वाली है। ये जो हमें लगता है ना कि टिकटॉक पे हर किस्म की चीज़ चलेगी, वो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मदीहा, पॉलिसियाँ तो टिकटॉक पे पहले भी बड़ी सख्त बनी, लेकिन बावजूद? जो इशू है ना वो ये है कि टिकटॉक में चूंकि हर ज़बान में और हर तरह का कंटेंट आ रहा है, इसलिए ये बड़ा मुश्किल होता है फॉर टिकटॉक के लिए भी कि वो इन टाइम फिल्टर कर सके उस कंटेंट को पेशतर इसके कि वो टॉप ट्रेंड बन जाए। सो ये बहरहाल एक चैलेंज है जनाब टिकटॉक के लिए भी। और टिकटॉकर्स तुसी तो होशियार हो जाओ, अब वीडियो डिलीट नहीं, सीधा सीधा अकाउंट सस्पेंड होने की बातें हो रही हैं और आगे बनना भी नहीं चाहिए फिर शफात दोबारा। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो जनाब मेरे ख्याल में सारी खबरें बात नहीं करते, पहले टॉप स्टोरी सुनाते हैं, फिर स्टेप वाइज चलेंगे 1 2 3 करके। टॉप स्टोरीज। गुलकार अली जफर को सोशल मीडिया पर बदनाम करने के केस में FIA का एक्शन। गुलकारा मीशा शफी समेत दीगर 8 अफराद जिम्मेदार करार। ट्रायल कोर्ट से तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। टिकटॉक पे वीडियोस बनाने वाले हो जाएं होशियार, टिकटॉक ने पॉलिसी तब्दील कर दी। गुमराह कुन, धमकियां आवेज, गैर अखलाकी और तशद्दुद पे उकसाने वाले मवाद और वीडियोस की निगरानी होगी। जनाब सबसे पहले बात करते हैं जनाब मुल्ला बरादर की क़यादत में जो अफगान तालिबान का डेलीगेशन खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान पहुंचा है, उस हवाले से ज़रा बात करते हैं। पाकिस्तान बहरहाल अफगानिस्तान के लिए एक हकीकत है और पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान एक हकीकत है, और मेरे ख्याल में बेहतरी इसी में होती है कि इस हकीकत को तस्लीम किया जाए। बिल्कुल शफात, और अफगान अमल की कामयाबी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को अमरीका और अफगान हुकूमत ही नहीं बल्कि अफगान तालिबान भी सराहते हैं। पाकिस्तान के दौरे पर आए अफगान तालिबान के वक्त ने अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार पर उनका शुक्रिया अदा किया और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की क़यादत में अफगान तालिबान के सियासी कमीशन के वक्त एक मुलाकात की, जिसमें वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन पूरे खिते के अमन के लिए लाजिम है। क़याम अमन वाहिद रास्ता है जी मुज़ाकरात का, और अफगान तालिबान ने अपना जो नैरेटिव सामने रखा है वो चाहते हैं कि जी अफगान सरजमीन जो है उसमें फसाद ख़त्म हो जाना चाहिए। बड़े अरसे से वहाँ पे एक जंग है, उसमें बड़ी लाशें गिर चुकी हैं, बड़े लोगों की जानें जा चुकी हैं, तो इसका ख़ात्मा चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जनाब अमरीका अफ़गानिस्तान में अमन जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है और पाकिस्तान इसमें मसालाना किरदार अदा कर रहा है, करता रहा है। इससे पहले डॉक्टर अब्दुल्ला भी आ चुके हैं। इसके अलावा जो है जो कतर में ग्रैंड अफगान मुज़ाकरात हुए थे उसमें भी पाकिस्तान का किरदार बड़े ऐसे तरीके से देखा गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान में मौजूद जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनकी बावकार तरीके से वतन वापसी पाकिस्तान की ख्वाहिश है। बिल्कुल जी, और आलमी बिरादरी को इस बारे में किरदार भी अदा करना होगा। क्या कहना था शाह महमूद कुरैशी साहब का, आपको सुनवाते हैं। 40 सालों में जो कुछ अफगान में हुआ उससे न सिर्फ अफगानिस्तान का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है और इस खित्ते का नुकसान हुआ है। अफगान महाजरीन का जिस तरह पाकिस्तान ने देखभाल की है उसके लिए वो मुतरफ हैं और शुक्रगुजार हैं। दूसरी जानिब 2 रोज़ पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मी खलीलजाद ने भी खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की थी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अफगान अमूर के माहिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया महमूद शाह साहब वक्त देने के लिए। शाह साहब, ये जो आप देख रहे हैं ग्रैंड जो अफगान तालिबान यहाँ मौजूद हैं और वहाँ यहाँ बात कर रहे हैं, उन्होंने वायलेंस के एंड की बात की है। उन्होंने कहा है कि जी साथ ही पाकिस्तान के सामने उन्होंने अपने जो एजेंडा रखा है वो कहते हैं जी हमें एक इंक्लूसिव किरदार चाहिए आने वाली अफगान हुकूमत में। आपको लगता है कि पाकिस्तान इस हवाले से कोई किरदार अदा कर सकता है? मेरा ख्याल बिल्कुल कर सकता है, और बल्कि जो किरदार पाकिस्तान जिस तरीके से अदा कर रहा है प्रॉब्ली वो एक ही मुल्क है जो इतने बड़ा किरदार जो है वो अदा कर रहा है।
میرے خیال میں جو ابھی خاص کر آئے ہیں، ایک تو بیانات ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن ایکچولی جو ڈسکشن بحث و مباحثہ ہو رہا ہے وہ اس پہ کہ نیو ایلیمنٹس جو ہے عناصر اس میں آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو ہے نیا پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس کا نیا مکین آنے والا ہے، اور ایک تو یہ سوچ ہے کہ شاید ٹرمپ صاحب جاتے جاتے کچھ جلدی میں نہ کر جائے، اور اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیسے نپٹا جائے گا، اور اس کے لیے افغان ڈیلیگیشن جو ہے حکومت پاکستان سے مشورہ چاہتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو نئے صدر صاحب آ رہے ہیں ان کے کیا خیالات ہیں اور وہ کیا کریں گے تمام معاملے میں۔ میرے خیال میں جو افغان طالبان ہیں جو صحیح مشورہ کس سے کرتے ہیں وہ پاکستان کی حکومت ہے، اور میرے خیال میں ان کو مثبت چیزیں ہم بتاتے رہتے ہیں، اور اس امید پہ کہ یہ جو عمل شروع ہوا ہے یہ کامیابی سے آگے چلے۔ میرے خیال میں اس میں باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں، اور وہ افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے۔ پاکستان جو ہے اس کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے۔ افغانستان میں امن نہیں ہوتا تو اس کا اثر پاکستان پہ پڑتا ہے۔ بالکل، نہ صرف پاکستان میں بلکہ شاہ صاحب پورا خطہ جو ہے وہ سفر کرے گا اس کی وجہ سے۔ اچھا بتائیے گا کہ افغانستان میں قیام امن کے ساتھ ساتھ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا بھی معاملہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسن طریقے سے ہوگا؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے کہ یہ بات بھی ابھی یہ تمام گفتگو میں شامل ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 4,40,00,000 جو ہے وہ افغان مہاجرین بستے ہیں، اور ہمارے لیے بڑے مسئلے انہوں نے کھڑے کیے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ واپس افغانستان میں چلے جائیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ممالک جیسے امریکہ یا انڈیا وہ ان کو یہیں پر رکھنا چاہتا ہے اور ان کو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے پاکستان میں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں تشویش ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کا پرامن طریقے سے واپسی ہو جائے، اور اسی کے اوپر بھی بہت ضروری ہے بات چیت پاکستان چل کی رہی ہے۔ معیشت کے لیے بھی اور افغانستان کے مستقبل کے لیے بھی کہ افغان مہاجرین کی واپسی ہو، اور افغانستان میں جو وائلنس ہے 10 سال کی سب سے ہائی سطح پر پہنچ چکا ہے اس کا بھی خاتمہ ہو۔ بہت بہت شکریہ جی۔ بریگیڈیئر ریٹائر محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب وقت دینے کے لیے۔ شاہ صاحب، خطے میں انسٹیبلٹی ہے، خطے میں افغانستان جو ہے وہ ایک ایسے فلکرم پہ کھڑا ہے کہ جو کسی بھی طرف ٹاپل ہو سکتا ہے۔ افغان طالبان پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے ڈاکٹر عبداللہ یہ تھے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا کردار کتنا اہم ہے؟ ملا عبدال غنی برادر کے ساتھ، اور جو ان کے چیف نیگوشیٹر ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ تھے، ان کا وفد تھا۔ تو ہم نے تبادلہ خیال کیا اور دیکھا کہ اس وقت جو مذاکراتی عمل ہے وہ کہاں کھڑا ہے، اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ 3 ہم نے جو ہے نا سنگ میل وہ عبور کیے ہیں۔ وہ ہے دوحہ کا پیس ایگریمنٹ، وہ ہے کمنسمنٹ انیشیشن آف انٹرا افغان ڈائلاگ، اور پھر جو معاہدہ ابھی حال ہی میں ہوا ہے جس میں پروسیجرز طے ہوئے ہیں، رولز اینڈ پروسیجرز، جس کے تحت اب جو سبسٹینٹیو ڈائلاگ ہونا ہے جس کا آغاز 5 جنوری کو ہوگا۔ تو اس پر ہم نے تبادلہ خیال کیا، کیا پیش رفت ہوئی، کیا مشکلات تھیں، اور آگے کیسے بڑھنا ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ جی۔ شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے، بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا کردار بہرحال بہت اہم ہے، اور بڑا کی رول ہے جی جو پاکستان نے پلے کرنا ہے آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں۔ بالکل، جب آگے بڑھتے ہیں اور وہ خواتین جو ہمیں دیکھنی ہیں تھوڑا سا آگے ہو جائیں، بلکہ وہ مرد حضرات جو کہ آج کل گھروں میں یہ سوچیں کہ ہم ایسی کیا چیز کریں، تو آپ کے لیے ایک بڑا شاندار قسم کا آئیڈیا ہے۔ عمومی طور پہ شفاعت ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں پرندے جو ہیں وہ ضرور پالتے ہیں، اور پرندے پالنا کئی لوگوں کا شوق ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گھریلو خواتین جو ہیں اس کو ایک اچھا ذریعہ آمدنی بھی بنا سکتی ہیں؟ جی بالکل جناب، اور اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کیا، پہلے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد بات کریں گے۔
کوئی چڑیا گھر نہیں بلکہ یہ منظر ہے ایک گھر کا، جہاں ڈاکٹر سمیع صالح شنواری نے مختلف اقسام کے لو برڈز کے 40 پیئر رکھے ہیں، جن کی بریڈنگ سے ان کو مزید 30 چکس بھی ملے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں ان لو برڈز کا خیال رکھنا اور ان کو ٹائم دینا ان کا برڈز کے ساتھ انوکھا اظہار محبت ہے۔ یہ ہمارے صوبے میں بھی اس کو ایز اے ہابی پلس ایز پروفیشن بھی پروموٹ کرنا چاہیے۔ میری ایک سب سے دیرینہ خواہش یہ ہوگی کہ ہم لوگ ان برڈز کو باہر ایکسپورٹ کریں۔ ڈاکٹر سمیع کے مطابق وہ دن میں ان کو 2 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں اور ان کی صفائی ستھرائی اور خوراک کا خیال بھی خود کرتے ہیں۔ میری فیملی میں یہ ہمیشہ ہم لوگوں کو سکھایا گیا ہے پیٹس رکھنا، یہ ساری چیزیں بچپن سے ہی میرے پاس تیتر اور فاختائیں، تیتر میں مختلف قسمیں یعنی کہ کالا تیتر، براؤن پارٹریج، یہ ساری چیزیں میں رکھتا بھی رہا ہوں اور بریڈ بھی کراتا رہا ہوں۔ لو برڈز کے ایک پیئر کی قیمت 1000 روپے سے لے کر 1 لاکھ تک ہے اور ان برڈز کے سائیڈ بزنس سے اچھی آمدنی بھی ممکن ہے۔ ان خوبصورت پرندوں کی بولیاں ہم انسانوں کی سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ خوشالحال بولیاں سن کر ہمارا ذہن بہت سی پریشانیوں کو بھلا کر پرسکون ہو جاتا ہے۔ کیمرہ مین ارشد خان کے ساتھ مدیحہ سنبل، ARY نیوز، پشاور۔ تھینک یو سو مچ مدیحہ سنبل کی رپورٹ آپ نے دیکھی، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سمیع شنواری، اور ان سے جانیں گے کہ کس طریقے سے آپ میں گھر میں بیٹھ کے بڑے احتیاط سے بزنس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو ماہر ہیں، ہم نے دیکھا کس طریقے سے آپ ان لو برڈز کی بریڈنگ کرواتے ہیں اور آپ کے پاس کتنی بڑی تعداد میں یہ پرندے موجود ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں جناب یہ کام؟ میرے خیال میں جی سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا ARY چینل کا کہ انہوں نے اس ہابی کو بھی پروموٹ کرنے کی کوشش کی۔ میرے خیال میں یہ ہابی نہ صرف شوق کے لیے بلکہ میں ہمیشہ اس کا ایڈوکیسی کرتا ہوں کہ سائڈ پروفیشن بھی پارٹ ٹائم لوگ کر سکتے ہیں، چاہے وہ گھریلو خواتین ہیں چاہے وہ مرد حضرات ہیں جو کہ ایک اور آمدنی اپنے لیے بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ایک بہت اچھا ذریعہ معاش ہے۔ خیال رکھنے کا جہاں تک وہ ہے تو میں آنیسٹلی صبح کے وقت اٹھتا ہوں، ان کے لیے سافٹ فوڈ تیار کرواتا ہوں میں، جس میں بوائلڈ ایگز ہوتے ہیں اور مکس سیڈ ہوتی ہے جو کہ ہم 1 دن پہلے بھگو کے 1-2 دفعہ پانی سے گزار کے، تو وہ بھی ساتھ میں رس یا ڈبل روٹی یا ایگ فوڈ اور اس کے ساتھ گاجر، تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ہم دیتے ہیں۔ اور میں دن میں جی ان کے ساتھ صبح میں آدھا گھنٹہ 45 منٹ اور شام میں 1 گھنٹہ گزارتا ہوں، اور ساری صفائی ساری چیزوں کا میں خود خیال رکھتا ہوں جی۔ تو ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پل تو جاتے ہیں، لیکن ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ بیمار بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان کا موسم تو ہر طرف بڑا شدید ہے، تو اس کے لیے کیا احتیاط ہوتی ہے؟ بیسیکلی جی یہ بریڈ جو ہے یہ دیز آر نون ایز افریقن لو برڈس، سو یہ افریقہ کی وہ ہے پیداوار ہے، تو وہاں سے تو زیادہ ہمارا موسم شدید نہیں ہوتا، لیکن اس کا خیال رکھنا، اس کی بیماری نہ ہونے میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس جگہ میں جہاں پہ یہ ہوں وہاں اس جگہ کی صفائی ستھرائی، جو برتن ہم یوز کرتے ہیں اس کی صفائی ستھرائی بہت زیادہ لازمی ہے، تو ان کو کسی قسم کی بیماری پھر انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اچھا اور جہاں تک آپ کہہ رہے تھے کہ بڑھ بہت زیادہ جاتے ہیں، تو وہ جب بڑھ جائیں تو یہ تو لوگوں کے لیے بڑا بیٹر چیز ہے، وہ آگے بیچ دیں اس کو، پھر اس کو ری انویسٹ کریں۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب کہیں کہ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ لو برڈز اپنے پاس رکھیں تو جب وہ انڈے دیتے ہیں تو اور سم ایسا بھی ہوتا ہے شاید یہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اپنے انڈے خود توڑ بھی دیتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم رکھ تو لیتے ہیں لیکن آگے ان کی نسلیں نہیں بڑھتی۔ ایک تو دیکھیں جب بھی کوئی برڈز لیتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ DNA کے ساتھ لیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ 2 فیمیلز ہیں۔ لو برڈز میں اس طرح ہے کہ آپ آن دیئر اپیرنس یو کانٹ فائنڈ دا ڈفرینس، ٹھیک ہے جی، تو DNA اس کا کرنا لازمی ہوتا ہے، جو کہ بڑا سستا بھی ہوتا ہے، 700-800 روپے میں ہو جاتا ہے اس کا DNA پر برڈ۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ برڈز کو سٹریس میں سے نہیں گزرنا چاہیے، سٹریس ایسے کہ نیڈلیسلی آپ ان کے پاس قریب آتے جاتے رہیں تو obviously وہ سٹریس میں ہوتے ہیں، پھر then they can't breed، تو ان کے لیے تھوڑی سی پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے،
ایک نیچرل فینومینا ہے. یہ اپنے نیسٹس بھی خود بناتے ہیں, خود ہی بریڈ کرتے ہیں. اللہ کا کرم ہے میرے پاس تو کی ہے بہت اچھی بریڈ, اور خیال رکھیں گے جی تو یہ سارا کچھ بہت زیادہ ممکن ہے. اچھا یعنی یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی آپ کو ڈی این اے کروانا چاہیے, جس کو ہم پشاور کی لوکل سلینگ میں کہتے ہیں نا چینت ہوتے, یہ چینت ہوتے بھی نکل سکتے ہیں اور یہ پراپر لو برڈ بھی ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. صرف وہ نہیں, ان کی جینڈر کے لیے ہم لوگ ڈی این اے کرتے ہیں, کیونکہ کبھی کبھار آپ کو کوئی لوگ بیچ دیتے ہیں برڈز اور شاید وہ دونوں فیمیلز ہوں یا دونوں میلز ہوں, تو دین دیٹ وڈ بی این ایشو, رائٹ. تو اس لیے ڈی این اے کی جی ان کی میوٹیشن بھی ہوتی ہے, جس کو اس کے حوالے سے بتائے گا کہ یہ پیل فیلو کیا ہے. Pale fellow is second most rare mutation in lovebirds. اس سے ایک upper class ہے وہ dun fellows کی ہے, پھر pale fellows ہیں وہ مطلب جو آپ hierarchy بناتے ہیں تو اس کے علاوہ green opalines, blue opalines, green Ewing opaline, par blues, بیسک جو برڈ ہے وہ گرین فشر ہے. pale fellow میں اپنے ساتھ ایک لایا بھی ہوں, چیک ہے وہ, let's see if it comes up. یہ آپ نے دیکھا, اٹس بیسیکلی اس کا کلر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ تھا برڈ گرین, لیکن یہ نام سے جیسے سگنیفائڈ ہے, یہ اس کا کلر پیل ہو جاتا ہے اس میں, تو اٹ بیکمز لائٹ گرین. اور یہ ریڈ آئی نظر نہیں آ رہا, ہماری آسانی کے لیے دکھاتے ہیں. اچھا جی, بالکل جی, بالکل بالکل بالکل. لیٹس ہوپ کہ میں پکڑتا ہوں جی اس کو, ایک سیکنڈ مجھے دیجیے. دیکھیے جی, آپ کو نظر آ رہا ہے جی؟ جی جی. سو دا کلر از ناٹ شارپ ڈارک گرین, یہ دیکھیں لائٹ لائم قسم کا کلر ہے اس کا. تھوڑا سا اگر آپ اسے اوپر کر سکیں, ہم اس کو ذرا چاہیں گے نظر آ ہمارے کے ناظرین آپ بھی کو سارے دیکھیں جی. اوکے اوکے اوکے, یہ نظر آ رہا ہے ابھی جی؟ بالکل بالکل. آپ کو یہ دیکھیے کلر, تو یہ لائٹ گرین, یہ بیسیکلی منٹ کلر میں آ گیا, بالکل لائم کلر ہے. اٹس ناٹ ڈارک گرین, لیکن یہ ہے ڈارک گرین, مطلب بیسک میوٹیشن جو ہے وہ ڈارک, بیکاز آف پیل فیلو دا کلر ہیز گون پیل. اوکے. تو اس میں بلوز بھی ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتے ہیں, گرینز بھی ہوتے ہیں, اس میں وائلٹس بھی ہوتے ہیں. نام آپ جو ہے نا وہ پتہ تو چلتا ہے کہ آپ انسانوں کے ڈاکٹر ہیں, لیکن آپ ماشاءاللہ طوطوں کے بھی ڈاکٹر ہیں, اور وی آر ریئلی امپریسڈ آنیسٹلی اسپیکنگ. تو انشاءاللہ آپ کو لیتے رہیں گے سر, اور بات کرتے رہیں گے, اور کیونکہ یہ ایک ایسی ہابی ہے, میرے خیال میں آدھا پاکستان اس کا شکار ہے, اور ہونا بھی چاہیے. جتنا آپ نیچر سے پیار کریں گے, نیچر آپ سے اتنا پیار کریں گے. ہابی بھی کریں, میں چاہوں گا کہ لوگ ہابی بھی کریں, اس کے ساتھ ساتھ اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ لازمی ہے. اگر کوئی لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ پرندوں کے ساتھ محبت ہے تو یہ کام آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. ادروائز یو نو اٹ وڈ بی, جو جس چیز میں آپ کا دل لگے زیادہ وہ کام کرنا چاہیے. بس ایسی کوئی چیز نہ ہو خلقت خدا کو نقصان پہنچے, تکلیف پہنچے. بہت جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور شفاعت ایک بار ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی کی کہ ان کو ان کی پریویسی بھی چاہیے ہوتی ہے. سب مجھے یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں جو ہم نے اتنے جوڑے رکھے ہوئے تھے, وہ گھر کے انٹر ہوتے ساتھ ہی تھے. مطلب گھر کے اندر بھی انٹر ہونے سے پہلے ہم تو, میں ان سے گپے مارتی تھی, میں میرا چھوٹا بھائی, تو شاید یہ وجہ تھی کہ وہ تنگ آ گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے ان دونوں کے ساتھ, جان ہی نہیں چھوڑتے ہماری. وہ پریشان تھے, یہ ساڈا مغز کھاندی دونوں طوطے آپس میں یہ ڈسکس کر رہے تھے بیٹھ کہ جی نہیں, وی آر ناٹ گونا ڈو دس, وی ول ڈائی, وی پریفر. خیر جی, اینی وے آگے بڑھتے ہیں جی. اور ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جناب کل کے دن, اور وہ ہوا یہ ہے کہ علی ظفر اور میشا شفیع کا معاملہ گزشتہ 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کورٹ میں ہے, اور ایف آئی اے نے اس کے اوپر ایک انکوائری کی تھی کہ جس میں علی ظفر کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے خلاف ایک منظم سوشل میڈیا کیمپین کی گئی ہے. علی ظفر کا موقف ہے کہ ان کے خلاف ایک منظم سوشل میڈیا کیمپین کی گئی ہے, جو کہ میشا شفیع نے کی ہے, ایک, اور نمبر 2 اس میں دیگر لوگ بطور سہولت کار آئے ہیں جنہوں نے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے اس کیمپین کو انڈورس کیا. اس سے شفاعت ایف آئی اے نے میشا شفیع سمیت دیگر 8 افراد کو بھی مجرم قرار دے دیا. اور ہوا یہ کہ اتنے زیادہ جب لوگ اس میں انوالو ہوئے تو ان کی کوشش یہی تھی کہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں سم ہاؤ می ٹو موومنٹ کی وجہ سے, اور می ٹو موومنٹ کی آرٹس میں ہم علی ظفر کو ان بڑے بڑے پروجیکٹ سے نکالتے ہیں. آئی ریمبر جب علی ظفر کی فلم آئی تھی تو جب شفاعت وہ میں سنیما گھر میں دیکھنے کے لیے بھی گئی تھی, تو اس کے باہر بھی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. ایک ٹینشن کریٹ کر دی گئی تھی, اور جیسے ہماری شو میں ہماری عائشہ سے اور علی ظفر سے بات بھی ہوئی تھی, تو عائشہ بھی
बता रही थी कि उनकी फैमिली ने कितना सफ़र किया है, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से, जैसे आपने कहा, मुनज़्ज़म साजिश के थ्रू इनको सोशल मीडिया पर टारगेट किया गया। ना सिर्फ अली बल्कि अली के घर वाले, अली के दोस्त अहबाब, और अली ने प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा सफ़र किया इसकी वजह से। एक्जैक्टली जनाब, और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अली ज़फ़र की लॉयर बैरिस्टर अमरीन कुरैशी, उन्हें शामिल करते हैं। अमरीन, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अमरीन, पहले तो ये बताइएगा कि ए ने तो ये बात सेट कर दी है, ये बात कह दी है कि जो प्राइम सस्पेक्ट है अली ज़फ़र के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन की, वो मीशा शफ़ी है। कन्विक्शन बहरहाल ज़ाहिर है FIA नहीं कर सकती, वो तो बहरहाल कोर्ट में होनी है। कोर्ट में FIA की रिपोर्ट की हैसियत क्या है, इस हवाले से बताइएगा। देखिए जी, बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। उसकी हैसियत जब भी आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है FIA की तरफ से और उसकी जो रिपोर्ट आती है, उसी के ही बेसिस पे आगे प्रोसीडिंग्स होती हैं। ओके। क्योंकि FIA has taken 2 years to come to a decision whether it is worthy कि ये आगे जाए भी कि नहीं। FIA सारे उनके ऊपर जो केसेस जो फाइल होते हैं उन सबको वो आगे नहीं लेके जाते, जिनके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की होती है, फोरेंसिक्स किया होता है और उसके ऊपर उनको नज़र आ रहा है कि कोई केस है, तो फिर ही वो उसको आगे अपनी उनकी कमेटी के थ्रू ये मैजिस्ट्रेट के पास जाता है। सो उसकी जो फाइंडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जो जज है उसको वो डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। और वैसे भी शफात मदिया, हमारी इतनी ओवरवेलमिंग एविडेंस हमने दी है कंप्लेन के अबाउट देयर वर 200 पेजेस जो ऑफ एविडेंस, बंडल्स ऑफ एविडेंस हैं, जिसकी वजह से हमें कोई डाउट नहीं है कि ये इंशाल्लाह अदालत भी इसी को हमारे फेवर में इंडोर्स करेगी और इस पे प्रॉपर वर्डिक्ट अभी भी तक आ जो सूरत जाएगा। हाल है अमरीन, हमने ये देखा है कि जो अदालत के जो वर्डिक्ट भी आए हैं वो मीशा शफ़ी के खिलाफ हैं, और हम दूसरी जानिब में देख रहे हैं कि मीशा शफ़ी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा देती है, पाकिस्तान से बाहर चली जाती हैं, पाकिस्तान आती भी हैं, अपने गाने रिकॉर्ड कराती हैं बड़े बड़े सीजन्स के लिए, उसके बाद चली भी जाती हैं। तो क्या लग रहा है कि ये केस उनके ना आने से उनके खिलाफ और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि उनके ना आने से वो ये केस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ये केस वैसे ही स्ट्रॉन्ग है बिकॉज हमारे पास एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टार्टिंग फ्रॉम कि ये सिर्फ ट्वीट से स्टार्ट नहीं हुआ। ये स्टार्ट हुआ है जब अली ज़फ़र को थ्रेट मिली थी 90 डेज बिफोर कि मीशा ने जो ट्वीट किया था। मीशा ने पहले ही अली को कह दिया था कि पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड से स्टेप डाउन करें एज अ जज, वरना उनके खिलाफ और औरतों के साथ ये मीटू के बैनर के अंदर एलिगेशन लगाएंगी। ये अली ने और जो मैनेजर थे मीशा के, एक्स मैनेजर रिजवान, उन्होंने ये अदालत में ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ कह चुके हैं। सो हमारे लिए ये केस उस मीशा के ट्वीट से स्टार्ट नहीं होता। सो मीशा का होना या ना होना मुझे नहीं लगता इफेक्ट करेगा। ऑब्वियसली उसको आना है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। और बड़ी अहम बात आपने बताई है, और ऑब्वियसली ये बात अभी तक तो कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा रही है कि सवाल किया जाता था कि मीशा ने ये सब क्यों किया और मोटिव क्या था। अब बात हो रही है कि जी मोटिव फाइनेंशियल था। बात तो किसी हद तक क्लियर है, लेकिन अभी भी कोर्ट के पास केस मौजूद है। अगर मीशा नहीं आती तो क्या ये इम्कान है कि मीशा को इस केस में एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाए? नहीं, बिल्कुल। अगर ये नहीं आएंगी, if she is not going to respect the law, if she is not going to respect what the judges are saying, judges ने इनको पहले भी फाइन किया हुआ है जब जजमेंट्स ले रहे थे। अभी भी ऑब्वियसली जजेस के इल्म में तो ये उनको नजर आ रहा है कि वो आके अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह करा रही हैं एंड शी इज डिसरिस्पेक्टिंग द कोर्ट्स व्हाइल नॉट अपीयरिंग इन कोर्ट्स। कि हम तो एक साल से हमारी जरा जो हमारे विटनेसेस थे, जो मीशा के और अली के 4-4 फीट अवे खड़े थे ऑन द अलेज्ड हरासमेंट सीन, हम लोगों ने तो कर लिए ना, हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा हो गया है। इनकी तरफ से अब डिले है। सो अगर ये नहीं आएंगी तो और ये बेल नहीं लेंगी FIA के केस में, देन ऑब्वियसली शी विल बी डिक्लेयर्ड एन एब्सकॉन्डर। पाकिस्तान ना आने से, कोर्ट में ना जाने से ये जो मामला है, ये जो केस है, तूल भी तो पकड़ सकता है। और साथ में जब इफ़त उमर भी जब आई थी अदालत में तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनसे सवाल किया गया, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो ये क्या सीन हुआ था? मदिया, देखो, मैंने ये पहले भी कहा था 2 साल पहले भी कि ये जो टैक्टिक था, शी इज़ बैडली एडवाइज्ड एज वेल, कि जितनी देर तक ये केस चलेगा और जितनी देर तक अली के ऊपर ये एक अलेज्ड हरासर का अटैक लगाए रखेंगे तो उनका मकसद पूरा हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। सो दैट इज़ व्हाई ये डिले हो रहा है। और मगर मुझे नहीं लगता ये
आगे जाके ये काम करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीडिया की प्रेशर आ गया है। बहुत लोगों ने अब सवाल भी उठाने शुरू कर दिए हैं कि ये क्या है कि आप एक तरफ से बात कर देती हैं और उसके बाद फिर आप चली जाती हैं, तो आप अदालत क्यों नहीं आ रही हैं अपनी सफाई देने के लिए। और जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी जो एलिगेशंस लगाए और उसके बाद फिर गायब हो गए हैं, अब उनको अथॉरिटीज़ बुला रही हैं और उनको अभी क्वेश्चन कि दे हैव टू गिव एन आंसर, अदरवाइज उनका भी वही हाल होगा जो बाकी सब क्रिमिनल्स का होता है। अमरीन, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ऑब्वियसली मीशा के पास कोई तो एक वजह होगी, वो कोर्ट में नहीं आ रही। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्या इसकी वो कोई फाइनेंशियल वजह बता रही है, सेहत की खराबी बता रही है? कोई वजह तो होगी ना। वो कोर्ट में आ रहे हैं, कोर्ट में बाकी लोग आ रहे हैं, अदालत का खर्चा हो रहा है, सरकार का वक्त ज़ाया हो रहा है, अदालत का वक्त ज़ाया हो रहा है, इसकी कोई वजह तो देती होंगी वो। नहीं जी, वो कोई वजह नहीं देती। हम लोग वहाँ पे बस खड़े रहते हैं और हम लोग हमेशा इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करते हैं कि भाई ये डेट आती है और उसके बाद ये अपेयर नहीं होती। इवन तो प्रोमिसेस भी होते हैं उनके काउंसिल से कि जी अगली डेट पे हम आ जाएंगे और हम पेश कर देंगे जरा के लिए, मगर क्योंकि ये भी पिछले डेट पे आए हैं तो आई एम होपिंग कि ये बाकी एटलीस्ट विटनेसेस आएंगे। अगर मीशा नहीं आएंगी तो वी हैव अदर ऑप्शंस एज वेल, जो हम ऑब्वियसली यूज़ करेंगे टू इंश्योर कि ये क्रॉस एग्जामिनेशन हो, प्रॉपरली हो और अदालत में ही हो, रादर देन कि जी वाया जूम या किसी और ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। क्योंकि मीशा वैसे क्योंकि आती रहती हैं पाकिस्तान, अपनी रिकॉर्डिंग करती हैं, तो यहाँ पे भी आ सकती हैं। शी शुड अच्छा, वो रिस्पेक्ट रिकॉर्डिंग के लिए तो आ रही हैं, लेकिन जब केस के हवाले से कहा जाता है अमरीन, तो वो कहती है कि कनाडा से आने में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो हमने तो फिर उसका जवाब दे दिया ना। तो अली जफर ने और हमारी टीम ने उसको कहा है कि वी विल गिव हर द फर्स्ट क्लास टिकट एंड विल मेक श्योर दैट शी डजंट हैव टू हैव एनी एक्सपेंडिचर एज फार एज कमिंग एंड क्रॉस। हम खर्चा देंगे और हम ही हमने ही जरा करनी तो हम ही क्रॉस एग्जामिन करेंगे, तो फिर तो खर्चे की तो कोई बात नहीं। उनका घर है, ये तो वैसे ही आ जाती हैं। लेजर ट्रिप्स पे भी आई हैं पिछले साल काफ़ी दफ़ा। अब ये एक सवाल पैदा होता है, अगर आप लोगों की जानिब से ऑफर भी मौजूद है और उसके बावजूद वो अदालत नहीं आ रही, तो ये केस को आगे लेके कैसे चलेंगे आप? देखें, अगर आप अदालत की ऑर्डर को बार बार इग्नोर करेंगे तो फिर जज की डिस्क्रेशन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो I don't want to say it because the case is still going on, but he has the authority. वो कुछ भी किसी भी किस्म का ऑर्डर कर सकते हैं इनके खिलाफ और इनको बाउंड कर सकते हैं, बिकॉज ये डिफेंडेंट हैं, इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है, इनको जवाब देना है। क्योंकि हमारे क्लाइंट मिस्टर अली जफर ने दावा किया है कि उनको डिफेम किया है और गलत बात पे और झूठ की बुनियाद पे डिफेम किया है। एक पूरी इसमें कैंपेन चलाई गई, उनको थ्रेट्स दिए गए, उनकी तीफा इन ट्रबल के आने से पहले उनको थ्रेट्स दिए गए। तो इसका तो जवाब देना होगा, बिकॉज कोई आगे जाके फिर कभी कोई एक ऐसे फॉल्स एलिगेशन ना लगाए जिससे किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और उसका काम बर्बाद हो जाए और उसकी फैमिली अफेक्ट हो। अच्छा, अमरीन ये बताएगा कि क्या उनके पाकिस्तान ना आने की वजह से, स्पेसिफिकली इस केस के लिए ना आने की वजह ये भी है क्योंकि एफआईए ने भी कह दिया है कि मीशा शफी के पास जो सबूत है वो नाकाफ़ी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो आएंगे, जिरा होगी और फिर जो वन साइडेड के जो फैसला हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास इतने सबूत ही मौजूद नहीं, तो बाद में बोलेंगे जी देखे जी ये जो फैसला हुआ ये वन साइडेड फैसला हुआ है। Madiha, देखो, on the facts of the case, as much as I can speak, all I'll say is कि जिस alleged जो date of incident जो कहती हैं जहाँ पे वो harass हुई हैं, उसके ऊपर वो तो कैसे वो कह ही नहीं सकती, उनके पास कोई evidence नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मीशा और अली के 4-4 फीट अवे, कि बिल्कुल 4-4 5-5 फीट के फासले पे 9 लोग खड़े थे और वो सारे इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन हैं। वो 40 मिनट वहाँ पे खड़े थे और उन्होंने ऑलरेडी अदालत में कह दिया है कि हमारी नज़र से कुछ ऐसा नहीं हुआ, कोई रिएक्शन ऐसे नहीं आया और हम वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने ऑन ओथ दिया है, रमज़ान में ये बात हुई है, रोज़े की हालत में उन्होंने दिया है। सो मुझे नहीं लगता कि मीशा का ये आर्ग्यूमेंट या ये डिफेंस जो उसकी कुछ फ्रेंड्स और सपोर्टर्स भी देते हैं कि औरत कैसे कहे, मीशा के केस में ये बिल्कुल नहीं अप्लाई होता, बिकॉज हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। सो ये मीशा के केस में बिल्कुल नहीं अप्लाई होगा कि वो कैसे आके इस्टेब्लिश करेंगी, बिकॉज हमारे पास विटनेसेस हैं और हमने एक्चुअली मीशा के लिए बहुत आसान कर दिया है, बिकॉज विटनेसेस तो हम लोग दे रहे हैं। That's incredible, और उम्मीद करते हैं कि इस मामले का फैसला जल्द अज जल्द हो, क्योंकि अगर इल्ज़ाम लगा है तो फिर सबूत भी होना चाहिए और सबूत की बात भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बैरिस्टर अमरीन कुरैशी हमारे साथ थी। 2 साल हो गए सफा इस केस को, और इस केस में अभी तक
अभी तक मीशा शफी जो हैं वो बड़े कोई सबूत नहीं लेकर आ सकी। वो तमाम तर खवातीन, वो तमाम तर लड़कियां जो कि ट्विटर पे आके कहती थी कि जी अली ने हमें हरास किया है, समहाउ वो तमाम तर फेक अकाउंट्स निकले, उनमें से खवातीन कोई सामने नहीं आई। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अपने ज़ाती मुफाद के लिए, अपने ज़ाती मुफाद के लिए एक मी टू जैसी मूवमेंट, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों ने ये हिम्मत पकड़ी कि हमारे साथ अगर वर्क प्लेस में, हम अगर कॉलेज में जाती हैं, कहीं भी हरासमेंट होती है, तो उन्होंने हिम्मत पकड़ के जब आगे बढ़ी कि हमने कुछ करना है। तो एक इतनी बड़ी मूवमेंट के अंदर जब एक ऐसा काम हो जाता है तो आप खुद बताएं कि क्या फिर हैसियत रह जाती है, लोगों का कितना एतमाद रहेगा उस चीज़ पर। फिर अफसोसनाक बात है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान खुद मी टू मूवमेंट को होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। टिकटॉक बनाने वाले तमाम हमारे डेवलपर्स, कंटेंट क्रिएटर्स ज़रा होशियार हो जाएं जनाब, क्योंकि अब टिकटॉक पे ये जो आप कहते हैं ओ एजेडी तू गल कर रहा ना, तू बाहर निकल, मैं तेनू ये करना, ये वीडियो जैसे आप कराएंगे अकाउंट सस्पेंड। और ये जो आप असलहे की नुमाइश कर रहे होते हैं, कुछ भी आए बाएं शाएं अंड बंड कुछ भी अब ये नहीं चलेगा जनाब। आपकी निगरानी होगी और वो भी शदीद निगरानी होगी, क्योंकि टिकटॉक ने अपने सार्फिन के लिए अपने असूल व ज़वाब्त को अपडेट करने के लिए नई पॉलिसी बना ली है, जिसके तहत टिकटॉक पर गुमराह कुन, तशद्दुद पर उकसाने वाले और धमकी आमेज़ ये जो गैर अखलाकी मवाद हम आए दिन देख रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा होता है, ऐसी वीडियोस को मॉनिटर किया जाएगा। और कंपनी की जानिब से रवां साल जनवरी में ही पॉलिसीज़ को समाव अपडेट किया गया था, लेकिन नई गाइडलाइंस में बदजुबानी और हिरासानी के वाक़यात की रोकथाम के लिए भी अब कवानीन बनाए गए हैं। तो जनाब एक बड़े लोगों में ना एक परसेप्शन है कि जो है अगर पैसे कमाने हैं ना, यूट्यूब पे वीडियो डालो, थोड़ी सी मेहनत करो और डेडिकेटेड वीडियोस डालते रहो, पैसे आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल शफात, लोगों को लगता है हम किसी भी किस्म का कंटेंट, किसी भी किस्म का कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का कंटेंट बनाएंगे, हमें जनाब मिलियन व्यूज़ आने शुरू होंगे, जब हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे तो होगा ये कि हमें तो पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए शफात कभी कभी ऐसा होता है कि हम अक्सर यूट्यूब जब खोलते हैं ना, तो आता है कि जी ये देखें इन्होंने कितने अखलाक से गिरी हुई बात की, और हम कहते हैं भाई कौन सी, हमें भी तो क्यूरियोसिटी है ना, हम खोलेंगे, होगी इसमें ऐसी कोई बात नहीं। और होता कि व्यूज़ बढ़ते हैं, पैसे आते हैं, और लोगों को शफात अब ये लगता है कि यूट्यूब से ना आप पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ मनी जो है वो कमा सकते हैं। देखिए जी, बड़ा आदमी वो नहीं होता जो यूट्यूब पे बैठ के या टिकटॉक पे बैठ के एक किसी किराए का शेयर ला के, किसी बंदे को फ्रॉड से बुला के, या कोई अपनी जो है ना बढ़ के मार के बताए कि जी मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। बड़ा आदमी वो होता है जो कि पाकिस्तान का लिटरली मोस्ट सक्सेसफुल यूट्यूबर हो, लेकिन अपने बैकग्राउंड को, अपनी रियलिटी को कितने बेसिक लेवल से उसने शुरू किया और कहां तक लेके आया, उसको ना भूले। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो हु। बिल्कुल शफात, और ये जो मेहनत है ना, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये एक साल की मेहनत नहीं है, इस मेहनत के पीछे ना कई साल जो है वो छुपे हुए हैं। शफात, मैं चाहूंगी आप इनका इंट्रोडक्शन कराएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, पी फॉर पकाओ, नादिर अली हमारे साथ मौजूद है। नादिर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। नादिर, आपकी एक पोस्ट 2-3 दिन पहले हमने देखी जनाब, नई गाड़ी ली आपने, मुबारक हो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो ये बताएं लग कैसा रहा हूँ आप पप्पू, ये जो लाल रंग का जो आपने वो जबरदस्त लग रहा है पॉकेट। अच्छा, ये आपस की बातें बातें में, ये ब्लैक मिल नहीं रहा था, ढूंढ रहा था मैं, देर हो रही है, लाल ही डालो निकलो। समझ रही है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल एक नई सवारी देखें, हर एक मैं समझता हूँ जो एक मेल ब्रीड जो घूम रही है ना, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ में से एक प्रायोरिटी होती है कि यार सवारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मर्द हजरात का ज़्यादातर टाइम उनकी सवारियों में ही गुजरता है, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ हैं, कभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो 2020 में जो नादिर अली बैठा हुआ है, जिसके पास 1 बिलियन व्यूज हैं, जिसके पास 35 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वो जो बाकी लोग अभी सोच रहे थे कि जनाब 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, नादिर अली वाज एट 1 मिलियन। वो नादिर अली क्या मतलब यूट्यूब पे आया और छा गया, या इसके पीछे कोई सफर है? मैं समझता हूँ देखिए इसके पीछे सफ़र है, जैसे आपने बोला एक 8, 10, 11, 12 साल का कैरियर है, इसके पीछे स्ट्रगल है, एक हिकमत अमली है, मुस्तकिल मिजाजी है। मैं हमेशा नए आने वाले जो यूट्यूबर्स हैं, नए कमर्स हैं, उनको बोलता हूँ यार मुस्तकिल मिजाजी, आपके अंदर ये जो जल्दबाजी है ना रातों रात कुछ बनने की, ये निकालो, सब्र करो। आप कंटेंट अगर कुछ कर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो जाओ कि कुछ आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ एकदम व्यूअरशिप नहीं आ रही, भाई क्यों परेशान हो रहे हो, आप अपनी चीज़ पे
कॉन्फिडेंट और आपके साथ भी हुआ ये? बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, और पैसे होते थे क्या उसके? उस वक्त तो देखिए एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहे होते थे, क्योंकि ऑडियंस को क्या पसंद आ रही है क्या नहीं आ रही है. एक जो चीज़ मैं फील करता हूँ कि एक जो आजकल के बच्चे हैं वो शफात ये देख रहे हैं कि यार ये जो कामयाब हुआ है नादिर अली या फला यूट्यूबर या दूसरा कंटेंट क्रिएटर, हम इनको कॉपी करें. दूसरे को कॉपी करने के चक्कर में वो जो खुद है वो भी खो देता है बंदा. समझ रही है बात को? तो जो जिस चीज में बेस्ट है, जो आप करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ वो चीज करें और वो ऑडियंस के सामने रखें. इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे. अच्छा, हमने जैसे नादिर यहाँ पर मुश्किलात की बात की, तो ऑफ कोर्स ये कोई रातों रात का तरक्की का सफ़र नहीं था, कामयाबी का सफ़र नहीं था कि आज पूरी दुनिया में नादिर को लोग जानते हैं. जब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के वाले से बात होती है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो ऐसे वाक़या जिसमें आपने एक्चुअली तकलीफ सही है, ना सिर्फ आपने बल्कि आपकी अम्मी ने, जो वाक़या आपने कोट भी किया है, हम चाहते हैं हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें. देखिए, वो कुछ एक इमोशनल थी कुछ. उस वक्त मुझे ये चीज़ याद आ रही थी, तो मैंने अपने दोस्त को कहा, उसकी इंग्लिश अच्छी है, मैंने कहा यार ये ज़रा वाक़या है, इसको ज़रा मुझे अच्छी सी इंग्लिश में बना के दो, ज़रा स्वैग. तो आपको पता है ज़रा स्वैग होता है. तो वो कुछ वाक़या ऐसा है कि आई थिंक 2014 का दिसंबर था. मैं अपनी एक निजी चैनल की शूट से घर आ रहा था, तो मेरी बाइक में मोटरसाइकिल में पेट्रोल ख़त्म हो गया. तो मैंने जेब में हाथ डाला तो वॉलेट में पैसे नहीं, और मैंने मोबाइल में फ़ोन करना चाहा तो मोबाइल में बैलेंस नहीं. अब आप सिचुएशन देखिए, जेब में पैसे नहीं, मोबाइल में बैलेंस नहीं, बाइक में पेट्रोल नहीं. मैं ना फुटपाथ पे शफात यूं करके बैठ गया, क्या करें. उस दिन मैं डरा, लिटरली डरा यार, क्योंकि एक इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए नहीं भाई अभी भी बन जाएंगे, कुछ कर जाएंगे, वरना तो मस्त कहते, दुनिया मस्त कहती, पागल कहती. भाई तुम इस सिचुएशन में भी ये कह रहे हो. बैठ के ना आधा एक घंटा वहाँ फुटपाथ पे सिविक सेंटर पे बैठा रहा, अपने आप से बातें की कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ, ये मैं सही जा रहा हूँ, कुछ गलती तो नहीं कर रहा. उस दिन मैं अपने आप से प्रॉमिस करके उठा, और इनफैक्ट मैंने बाइक फिर जाहिर है फिर कोई भी पैदल लेके जानी पड़ी. तो लिटरली मेरी अम्मी रोने लग गई कि यार बेटा कुछ और कर लो, अगर इस चीज़ में इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, इतनी मेहनत के सिविक सेंटर से नॉर्थ कराची पैदल आ रहे हो बेटा, तो कुछ सिविक सेंटर से नॉर्थ कराची का सफ़र, 18 किलोमीटर का सफर जनाब. इस सफ़र में बातें की अपने आप से कि यार मैंने कुछ करना है. और अगले दिन नेक्स्ट डे हुआ, मैं उठा और मैं अपने काम पे गया. और यू नो तुम्हें देख के ना लोगों ने लिटरली प्रैंक्स करने की कोशिश में बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं. पीपल फॉलो यू लाइक क्रेजी, और दे डोंट नो द स्ट्रगल यू हैव बीन थ्रू. ऐसा कभी हुआ है कि आपने प्रैंक किया हो और आप फंस गए? बिल्कुल बिल्कुल शफात, बहुत दफ़ा हुआ है कि लोग तो चीज़ों को बाज़-औक़ात नहीं समझते, क्रिटिसिज्म करें, लेकिन चीज़ों को दूसरे की वो भी तो देखें, पॉजिटिव पॉइंट्स भी तो देखें. एक दफ़ा मैंने एक प्रैंक किया, मैंने कुछ ऐसा उसके साथ किया नहीं, उसने शफात रख के थप्पड़ मारा मेरे मुंह पर. मैं घूम गया और वीडियो हो रही है. वो वीडियो हो रही है, मैं हालांकि कुछ कर भी नहीं रहा, वो क्राइम प्रैंक के नाम से है, आप जाके देख सकते हैं. मैं उसके बस रोते हुए गले लग रहा था. अच्छा, वो ये कह रहा है कि यार मैं समझा तुम डकैत हो. मैंने कहा यार मैं कोई डकैत रोते हुए आएगा तुम्हारे पास. उसने रख के थप्पड़ मारा. मैं जब घूम के वापस आया ना, उसने एक और मारा, टकाक. अच्छा, पहली दफ़ा वो जो मैं उस डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था, वो ज़रा सख्त आदमी है, उसने कभी भी मुझसे मोहब्बत का इज़हार नहीं किया. वो पहला दिन था, उसने कहा यार नादिर इसको छोड़ना नहीं था. ये मोहब्बत में उसने कहा कि यार ये तुझे बिला वजह क्यों मारा है. टेंशन में था जिसने आपको भी चुपेड़ी कर दी. मैं समझता हूँ. अच्छा, फिर उसको जब बताया कि यार ये तो हम मजाक कर रहे थे, ये आपके लिए ही कुछ आपको छेड़ रहे थे, तो वो शर्मिंदा हुआ उसने. फिर मैं मुझसे माजरत की, मैंने कहा तो मैं क्या कर सकता हूँ. तो ये एक चीज़ें हैं हमें ना प्रैंक जो में तमीज करनी नहीं आती नादिर. मतलब यार हमें लगता है कि पाकिस्तान के प्रैंक में जितने प्रैंकस्टर्स कम्युनिटी है वो मेरी बात अगर सुन रहे हैं, मैं सबसे नाराज़. मैं आपको बताऊँ, मैं सबसे नाराज़ हूँ. मैं अगर ये जो कल्चर आप फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ आप फॉर सेक ऑफ व्यूज़ आप जिन चक्रों में लग गए हैं, अगर देखें मुझे अगर आप एग्जाम्पल लें तो मैंने तो ये सब चीज़ें नहीं की ना यार शफात. मैंने जुमलों से हंसाया, मैं साफ़ सुथरी कॉमेडी से हंसाया. मेरा कंटेंट आप फैमिली में बैठ के देख सकते हैं. मुझसे लोग रोड्स पे अपने बच्चों के साथ मिलते हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं. दैट्स मीन कि आप फैमिली ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, और ऐसा ही होना चाहिए.
ये आप कहाँ पहुंच गए, किन का कल्चर फॉलो कर रहे हैं? या बाहर गोरों की कॉमेडी और हमारी कॉमेडी में फर्क है यार, वो बहुत अलग बदतमीजी किस्म का, और प्रैंक, इसके बीच में फर्क करना बहुत बड़ा फर्क है। मजाक करना, मजाक उड़ाना, दो अलग चीजें, समझ रहे हैं? हम तो उस मजाक में पिटते भी हैं, हम वो चीज़ अपने ऊपर कर लेते हैं। और मैंने अपनी टीम को कहा है जब तक मैं ना बोलूं तुमने नहीं आना। बाज़ों का टीम भी बोलती है यार आपको ये ज़्यादा मारा इसने या ये किया, तो ये सारी चीज़ें उसके लोग समझते हैं कि ये दिन एक अचानक रात में हो गया कुछ, ये इसने ये ले ली, इसने ये ले ली, तो ये इसके पीछे एक मेहनत है, इसके पीछे मुस्तकिल मिजाजी, अगेन मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी, यानी कि जो नए आने वाले यूट्यूबर्स हैं उनको भी मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना होगा कि एक दिन में बिल्कुल अच्छे व्यूज बिल्कुल। नहीं आएंगे। आप फूड पे काम करें, आप व्लॉग्स करें, आप प्रैंक्स करें, आप कॉमेडी करें, कुछ भी करें, पर जो भी करें कंसिस्टेंसी के साथ करें। के बहुत साथ शुक्रिया जी, नादिर हमारे साथ मौजूद थे। अभी आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चलें कि सिंध हाई कोर्ट में मुशीर जेल खाना जात सिंध एजाज जाखरानी की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी गई। एजाज जाखरानी अदालत में पेश ना हुए, जिसके बायस अबूरी जमानत भी मंसूख कर दी गई है। नैब हुक्काम एजाज जाखरानी को गिरफ्तार करने के लिए मुतहर्रिक हो गए। एजाज जाखरानी के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि बदनीयती पर मबनी रेफरेंस बनाया गया और सियासी मुखालफिन की दरख्वास्त पर इंक्वायरी शुरू की गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि एजाज जाखरानी और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है। एजाज जाखरानी के खिलाफ 2 रेफरेंस दायर किए जा चुके हैं, जिनमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। एजाज जाखरानी पर हाईवे जैकबात और जायद असासे बनाने की इंक्वायरी चल रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी, उसकी सबसे बड़ी वजह भारत जैसे दुश्मन का मक्काराना किरदार था। दुश्मन पड़ोसी मुल्क भारत ने सियासी अदम इस्तेहकाम का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ उठने वाली शोरिश को हवा दी। ताहम एक तासुर है कि मशरकी पाकिस्तान को पसमानदा रखने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ होने वाली तरक्की इसकी गवाही नहीं देती। ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही बयान करते हैं। इसी वाले से खुसूसी रिपोर्ट हमने तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। जनाब ये रिपोर्ट आपने देखी, खुसूसी रिपोर्ट, और कोशिश यही की जानी चाहिए कि हम पॉलिटिकली करेक्ट रहें और अपने पॉलिटिकल हक़ाइक़ को भी दुरुस्त रखें। वो जो एक उड़ता उड़ता नैरेटिव कहीं से आ जाता है और फिर लोग उस हवा के पीछे चल पड़ते हैं, मेरे ख्याल में ये करना दुरुस्त नहीं। बिल्कुल शफात, और जो चीज़ सच हो, जो चीज़ हक हो, वही अवाम के सामने रखना ज़रूरी है। और पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से भारत कितने अरसे से, सालों से मरे हुए साइंसदानों को, ऑथर्स को ज़िंदा करके उनकी ज़बान से हम देख रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश के थ्रू पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बड़ा ज़रूरी है शफात कि वो जो प्रोपेगेंडा मुसलसल किया जा रहा है तरक्की के रास्ते को रोकने के लिए, उसको बेनकाब किया जाए। जी जनाब, और ये इसमें जो हमने आपके साथ रिपोर्ट में शेयर किया, इसमें से बहुत सारी डेवलपमेंट उस वक्त की हैं कि जब सदर अयूब खान का दौर था। सदर अयूब खान के वाले से भी कहा जाता है जी ना, उनको सारा फोकस उनका इस तरफ था, उस तरफ उन्होंने कुछ किया नहीं। ये जी बराबर डेवलपमेंट हो रही थी, दोनों साइडों पे हालात जो थे वो बेहतरीन चल रहे थे और पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन था। इसीलिए पाकिस्तान उस वक्त सदर अयूब के दौर में एशिया की सबसे बड़ी डेवलपिंग इकॉनमी था। यहाँ पर अब आप तमाम अफराद से इल्तमास है कि कोशिश कीजिए कि उड़ती उड़ती जो वो एक ट्विटर पे किसी की ट्वीट आती है, फिर अब सारे उस तरफ चल पड़ते हैं, उसके ऊपर वीडियोस बना के डालना शुरू करते हैं। ये मत कीजिए, हक़ाइक़ खुद जानिए। ने भी तो कल ही कोई ट्वीट डिलीट किया। आपसे इजाज़त देते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।